हेलो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैं एक सोलो ट्रिप पे गया था। 86 डेज की सोलो ट्रिप थी जिसके अंदर मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया था और इन ट्रैवलिंग के दौरान मैं डेली एक शॉर्ट अपलोड करता था जिसके अंदर मैं दिन भर की जो भी एक्टिविटी होती थी, मैं जहाँ भी जाता था उन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे पता है एक नए यूज़र के लिए, एक नए सब्सक्राइबर के लिए उन सारी शॉर्ट्स को एक साथ देख पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने सारी शॉर्ट्स को इंक्लूड किया है, यानी कि आपको सारे शॉर्ट्स एक साथ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको सारे शॉर्ट्स एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सो वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, शायद आपको अच्छा भी लगे। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट ड्रॉप करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या खामियां है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, इसलिए कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो बहुत टाइम तक सोचने के बाद आखिरकार मैंने अपनी अगली सोलो ट्रिप को प्लान किया है। इससे पहले भी मैंने एक सोलो ट्रिप की थी जिसमें मैंने साउथ इंडिया ट्रैवल किया था, और ये जो ट्रिप होने वाली है इसके अंदर मैं इंडिया के बाकी पार्ट में ट्रैवल करने वाला हूँ, जैसे वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और साथ ही साथ चैलेंजिंग भी रहने वाली ट्रिप, क्योंकि जस्ट समर स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा धूप रहने वाली है और इतनी धूप में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। और साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस मैं अपने आप को भी देने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। बात करें इस ट्रिप के बजट की, तो बहुत मिनिमम बजट में मैं इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ। ज़्यादा करके जो सफ़र रहेगा वो ट्रेन में रहेगा, और ट्रेन में भी जनरल कंपार्टमेंट में रहेगा, तो बहुत कम बजट रहेगा। और बात करें इसके टाइम की, तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेके नहीं चल रहा कि मुझे 30 दिन 40 दिन में ट्रिप को कंप्लीट करना है। मैंने जो रोड मैप क्रिएट किया है, जब तक वो रोड मैप पूरा नहीं होता तब तक मेरी ट्रिप चलने वाली है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो मिलते कल से रोज शाम ठीक 6 बजे यूट्यूब पर। मेरा एक आशीर्वाद लेके मैं इस ट्रिप की शुरुआत करता हूँ और पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मुझे मनमाड़ जाना होता है और मनमाड़ से भोपाल। भोपाल के लिए मेरी ट्रेन 3 घंटे बाद होती है, तो मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि क्यों ना मेरे पास जो 10-10 के कॉइन्स है मैं उन्हीं से टिकट को बाय करके देखूं। टिकट मिलेगा यार। मुझे लगा कि मैं उनको ज्यादा चेंज दे रहा था, वो शायद नहीं देंगे या फिर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, टिकट दे दिए। ट्रेन तो आ जाती है लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इतनी भीड़ मैंने देखी तो है, लेकिन एक्सपीरियंस में पहली बार कर रहा होता हूँ। अपने भारी भरकम बैग को कंधे पर लगाकर मैं भी इस भीड़ में खड़ा हो जाता हूँ। इतनी भीड़ की पैर हिलाने तक को जगह नहीं होती। अब इतनी भीड़ में यार लोगों ने बाथरूम तक को नहीं छोड़ा होता है। और दोपहर में मुझे मिल जाती है मेरी फेवरेट विंडो सीट और साथ में एक क्यूट सा बच्चा। अब पता नहीं क्यों यार मेरी बच्चों से दोस्ती बड़ी जल्दी बन जाती है। फाइनली मैं भोपाल पहुंच जाता हूँ और वहां जाकर मैं सबसे पहले खाना ढूंढता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। खाना मुझे बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि सस्ता भी होता है और टेस्ट भी। साथ में मैं रहने का जुगाड़ भी कर लेता हूँ। और कल मैं जाने वाला हूँ सांची। अब मैं सांची क्यों जा रहा हूँ ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। इस बस से मैं भोपाल से सांची पहुंच जाता हूँ। इन सीढ़ियों से मुझे सांची स्तूप तक जाना होता है। बाय द वे, अगर आपके पास खुद की गाड़ी हो तो आप डायरेक्ट पार्किंग तक जा सकते हो। हम जैसे ऊपर जाते हो तो सबसे पहले हमें ये पीपल का पेड़ दिखाई देता है। इसे श्रीलंका के किसी महान आदमी ने उनके पेरेंट्स की याद में लगाया था। और ठीक उसके सामने ही चीटियागिरी विहार, इसे भी श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी ने बनाया था। और इसके अंदर है भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन की अस्थियां। इसे साल में सिर्फ एक ही बार दिखाया जाता है, और वो कब दिखाया जाता है मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने किया था। इसे इतनी ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य ये था कि बौद्ध भिक्षुओं को ध्यान साधना के लिए शांति और एकांत मिल सके। स्तूप के चारों ही दिशाओं में 4 दरवाजे हैं और चारों ही दरवाजों पर भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियां हैं। फिलहाल इन मूर्ति की अवस्था बहुत ही विकट है, और इन दरवाजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर दरवाजे पर आपको कई सारी कहानियां दिखाई देगी। स्तूप के अलावा यहाँ पर मंदिर है, इमारतें और कई सारे बौद्ध भिक्षुओं की समाधियां भी दिखाई देगी। वैसे तो मैं सांची बस इस एक फोटो के लिए आता हूँ, लेकिन इसी बहाने मुझे इतिहास से रूबरू होने का मौका भी मिल जाता है। मेरा हॉस्टल स्टेशन के एकदम सामने ही होता है, और शाम को मैं भोपाल पैदल ही घूमने निकल जाता हूँ। और घूमते घूमते मुझे रात हो जाती है। तभी मुझे रात में अचानक पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां एक के बाद एक जाती हुई दिखाई देती है। भोपाल के चाट के बारे में मैंने बहुत सुना था और वीडियोस भी बहुत देख रखी थी, तो मेरा भी चाट खाने का मन करता है। उसी चाट के खोज में मैं निकल जाता हूँ। तो 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली मुझे ये शर्मा जी की चाट मिल जाती है। तो ये भैया मेरे लिए इनकी फेमस छोले पूरी बनाते हैं। वैसे ये खाने में जितना मजा नहीं आता, उससे ज्यादा मजा ये जब बनाते हैं वो देखने में आता है। तो फाइनली मेरी छोले पूरी बन के रेडी हो जाती है। ये दिखने में भी बहुत बढ़िया होती है और खाने में उससे ज्यादा बढ़िया होती है। बस छोले पूरी खाकर मेरा मन नहीं भरता, तो मैं उनके पास की दूसरी डिश दही पूरी मंगाता हूँ, जो कि उससे भी ज्यादा बढ़िया होती है। उसके बाद मैं ATM चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास की कैश खत्म हो जाती है। फिर ATM से कैश निकालकर मैं अपने हॉस्टल पहुंचता हूँ, फटाफट बैग पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब इंदौर जाना है।
सुबह सुबह 5 बजे ही मैं इंदौर पहुंच जाता हूं और इतने सुबह सुबह मुझे हॉस्टल ढूंढने जाना बिल्कुल सही नहीं लगता। तो मैं कुछ देर वही स्टेशन पर इंतजार करता हूं। जैसे दिन खुलता है तो मैं हॉस्टल ढूंढने निकल जाता हूं और मुझे हॉस्टल भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अभी रूम इतना क्लीन तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको 300 रुपए में सिंगल रूम साथ में अटैच बाथरूम मिल रहा है तो मेरे जैसे सस्ते ट्रैवलर को और क्या ही चाहिए। अपने हॉस्टल से फ्रेश होकर मैं नाश्ते की खोज में बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे हर दुकान बंद दिखाई देती है। तो मैं सोच लेता हूँ कि शायद इंदौर की मार्केट लेट खुलती होगी, लेकिन मैं दोपहर में फिर से एक बार मार्केट में निकल जाता हूँ तो मुझे तब भी दुकानें बंद दिखाई देती है। पूछने पर पता चला कि त्योहार की वजह से आज पूरा इंदौर बंद रहेगा। बस रेलवे स्टेशन पे मुझे लोग दिखाई देते हैं और कहीं नहीं। बाय द वे, इंदौर का रेलवे स्टेशन बहुत ही नीट और क्लीन है और यहाँ पर हर जगह पेड़ लगाए गए हैं। इतना पैदल घूमने के बाद मुझे भूख बड़ी जोरों से लग जाती है, लेकिन ऐसे टाइम में मुझे इंदौर में पूरी के अलावा खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अपने हॉस्टल से 3 किलोमीटर की वॉक लेकर आज मैं देखने जा रहा हूँ इंदौर का फेमस राजवाड़ा पैलेस। अब ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास भी है। जब मराठों के अभियान का आरंभ हुआ तो मल्हारराव होळकर को इसका नेता बनाया गया। तो मल्हारराव होळकर ने छत्रपति साहू को अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खासगी सनद तैयार करने का निवेदन किया था और छत्रपति साहू ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए सन 1734 में मल्हारराव होळकर के परिवार के लिए खासगी सनद का निर्माण किया। सन 1740 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद मालवा की सूबेदारी मल्हारराव होळकर को दी गई और इस तरह से होळकर राज्य की स्थापना हुई। 1761 में मल्हारराव होळकर के मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू अहिल्यादेवी होळकर को इस खासगी जागीर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इस पैलेस का आर्किटेक्चर मुगल, मराठा और यूरोपियन तरीके से किया गया है। पैलेस के ठीक बाजू में म्यूजियम है, जिसके अंदर जाते ही हमें सबसे पहले होळकर वंशज के कुल दैवत मल्हार मार्तंड का मंदिर दिखाई देता है। म्यूजियम को इस तरह से बनाया गया है कि अंदर जाते ही होळकर साम्राज्य का पूरा इतिहास और अहिल्यादेवी के कार्य ठीक से समझ आते हैं। आज मैं दिन में पहुंच जाता हूँ इंदौर के सराफा बाजार के बाजू वाली मार्केट में, क्योंकि सराफा बाजार की जो मार्केट है वो रात में खुलती है, इसलिए मैं यहाँ चले जाता हूँ। और यहाँ पर भी खाने के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अब खाते खाते थक जाओगे, लेकिन यहाँ के ऑप्शंस बिल्कुल भी खत्म नहीं होते। और मानना पड़ेगा यार, इंदौर के लोग खाने के इतने ज्यादा शौकीन है, बहुत ज्यादा शौकीन है। मैं यहाँ पर एक जगह चले जाता हूँ जहाँ पर ये चाय 25 रुपए में होती है, मैं फिर भी पी लेता हूँ। यहाँ पर सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। मुझे बस एक चीज यहाँ पर सस्ती दिखाई देती है और ये पिज्जा बस 59 रुपीज में पिज्जा होता है। और शाम के टाइम में फिर मैं चले जाता हूँ राजवाड़ा की तरफ। और राजवाड़ा पैलेस रात के टाइम में इतना खूबसूरत दिखाई देता है, दिन में जितना दिखाई देता है उससे कई ज्यादा रात में दिखाई देता है। राजवाड़ा पैलेस के अलावा यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, जैसे कि ये मंदिर, ये गोपाल मंदिर है, ये यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर आपको दिखाई देंगे। अगर आप इंदौर को ठीक से देखोगे तो आपको इसी लाइन में बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। मार्केट घूमते घूमते मुझे काफी समय हो जाता है, तो मैं फिर से एक बार सराफा बाजार के मार्केट की तरफ जाता हूँ और बाकी की चीजें मैं आपको अगली व्लॉग में बताऊंगा। जैसे ही रात के 9 बजते तो सराफा बाजार की सोने चांदी की मार्केट बंद हो जाती है और फूड मार्केट का लगना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ मिनटों के अंदर ही पूरी की पूरी सराफा बाजार की मार्केट फूड मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और फिर एंट्री होती है यहाँ के फेमस कुल्फी वाले गोल्डमैन की। अब इनके शरीर पे कम से कम 2 किलो का सोना होता है, फिर भी इसके बावजूद ये स्कूटी पे ट्रैवल करते हैं बिना किसी डर के। फिर लोग इनके साथ सेलिब्रिटी की तरह फोटोज लेना स्टार्ट करते हैं, तो मैं भला कैसे पीछे रहता, तो मैं भी इनके साथ 2-4 फोटो क्लिक कर देता हूँ। 50 रुपए से लेकर 350 रुपए तक इनके पास कुल्फी की कई सारी वेराइटीज अवेलेबल है। कुल्फी के अलावा इस नाइट फूड मार्केट में आपको हर वो स्ट्रीट फूड दिखाई देगा जो इंडिया के अलग अलग शहरों में फेमस है। इसलिए तो इंदौर की फूड मार्केट सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस है। स्पाइसी से लेके स्वीट तक, तो कोल्ड ड्रिंक से लेके जूस तक आपको सारी चीजें इस मार्केट में मिलेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रेट बहुत ज्यादा है। इस मार्केट में कुछ चीजें आपको ऐसी दिखाई देंगी जिसका नाम इससे पहले आपने ना ही कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। इस महंगी सी मार्केट में मैं इस पाव भाजी को खा के अपनी भूख को खत्म करता हूँ, लेकिन ये पाव भाजी भी बहुत महंगी होती है। आज सुबह 8:30 बजे की मेरी अम्बेडकर नगर की ट्रेन होती है और शायद वो मुझसे मिस हो जाती है और वही चेक करने के लिए मैं प्लेटफॉर्म पर जा रहा होता हूँ, तभी मुझे टीसी साहब पकड़ लेते हैं और शायद उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं उन्हें लाख समझाने की कोशिश करता हूँ पर वो मेरी एक नहीं सुनते और बिना कोई गलती किए मुझे चालान दे देते हैं। और इस तरह से मैं भी इंडियन रेलवेज में जबरदस्ती इसे पर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही देता हूँ। इंदौर में मुझे फालतू में ये 350 का चालान काटना पड़ा। रीज़न ये था कि मुझे अम्बेडकर नगर जाना था, तो मैं ट्रेन देख रहा था। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो मैं देख रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है या नहीं। तो उतने में टीसी ने मुझे देख लिया। उनको लगा कि मैं बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं बिना टिकट के कभी ट्रैवल ही नहीं करता। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उनको कन्विंस कर रहा, इतना मैंने बोला कि यार मैं नहीं करता ऐसा। मैंने सारे टिकट्स दिखाए लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब मुझे लेट हो रहा था तो मैंने चालान काट लिया और निकल गया। वैसे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि इतने में मेरा एक दिन का बजट होता है, मैं 350 में एक दिन निकाल लेता हूँ। बहुत बुरा लगता है ऐसे फालतू में अगर आपके 350 रुपये चले जाए तो बहुत बुरा लगता है। इस हिसाब से मिली रसीद और दिमाग में चल रही बहुत सारी बातों को अपने बैग में रखकर मैं निकल पड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि अम्बेडकर नगर की तरफ।
इस जन्मभूमि का पहले नाम महू हुआ करता था। 2003 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर अम्बेडकर नगर कर दिया। 14 अप्रैल 1991 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवाजी के हस्ते इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भतीजे के हस्ते उनके अस्थि कलश को मुंबई से लाकर यहाँ रख दिया गया। इस विशाल स्मारक का निर्माण 2 मंजिला इमारत में किया गया है। नीचे वाले मंजिल में उनके अस्थि कलश को रखा गया तो ऊपर वाले मंजिल में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। हर साल यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा बाबा साहब की जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 2017 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद भी यहाँ आकर भेंट दे चुके हैं। इसके अलावा अम्बेडकर जी के लाखों अनुयायी देश विदेश से यहाँ आकर उनको अभिवादन करते हैं। वैसे तो इंदौर सिटी यार मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो ये है कि मुझे इंदौर से उज्जैन जाना था और मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली थी। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 ढूंढ रहा था, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 1 नंबर वाले के लाइन में ही था। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे इससे आगे जाना है। मैं चलते गया, मैं करीब 1 किलोमीटर चला, तब भी मेरा प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा था। तो मुझे पता चला कि मुझे और आगे जाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि चलो हम तो फिर भी जनरल में ट्रैवल करने वाले हैं, तो अगर हमारी ये ट्रेन छूट जाती तो हम दूसरी ट्रेन पकड़ सकते, लेकिन जिनके टिकट रिजर्व होते उनको अगर ये ट्रेन नहीं मिली या फिर मिस हो जाती तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब ऐसे सिस्टम और भी कई सारी जगह पे हो सकती है, क्योंकि मेन सिटी में स्टेशन को बड़ा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती। लेकिन अभी तक मैं जितना भी ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, मतलब अभी तक मैं बहुत सारी जगह पर ट्रैवल कर चुका हूँ, तो उतने में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अपने भारी भरकम बैग के साथ करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच ही जाता हूँ और मेरी ट्रेन कुछ ही देर में छूटने वाली होती है। उज्जैन का मंदिर रेलवे स्टेशन से बहुत नजदीक होता है, तो मैं पैदल उस डिस्टेंस को ट्रैवल करता हूँ और वहां जाने के बाद यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है ये समझ नहीं आता। फिर मैं इस भीड़ को देखता हूँ और इनको फॉलो करता हूँ। इन भीड़ को फॉलो करने के बाद समझ में आता है कि यार मैं तो गलत डायरेक्शन में गया। फिर मैं फिर से एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जाके अपोजिट भीड़ को फॉलो करता हूँ, तब जाके मैं अंदर जाता हूँ। और यहाँ फिर मैं अंदर जब जाता हूँ तो शिव की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और लोगों का सैलाब जब देखता हूँ, तब ट्रैवलिंग के बाद जो मेरी थकान होती है वो पल भर में गायब हो जाती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब मैं अंदर जाता हूँ मंदिर के अंदर, अब वहाँ का विजुअल तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरे एकदम गूज बम्स आने वाले थे, क्योंकि वहाँ का मंजर ही कुछ अलग होता है। वहाँ पर सारे लोग बम बम बोले के नाम से जय जयकार करते। खैर छोड़ो, दर्शन लेने के बाद मुझे पता चलता है कि वहाँ पर फ्री का खाना भी मिलता है। अब मेरे जैसा सस्ता ट्रैवलर वाला फ्री का खाना कैसे छोड़ सकता है, लेकिन आज मेरा नसीब खराब होता है, क्योंकि जो फ्री का खाने वाला काउंटर होता है वो बंद हो चुका होता है। फिर मैं मंदिर के बाहर ही 80 रुपए में ये पेट भर खाना खा लेता हूँ। उज्जैन में जब मैं मंदिर के अंदर जा रहा होता हूँ तो गलती से अपना मोबाइल साथ में लेके जाता हूँ, तो वहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, तो आपको मोबाइल लॉकर के अंदर जमा करना है। तो मैं लॉकर की तरफ जाता हूँ। पहले तो मुझे डर लगता है क्योंकि मेरा मोबाइल नया होता है, लेकिन उनकी जो सिस्टम होती है वो मुझे बड़ी पसंद आती है। वो हमसे मोबाइल फोन कलेक्ट कर लेते हैं, बदले में हमें एक रिसिप्ट देते हैं जिसके अंदर हमारा नाम, लॉकर नंबर और कितने डिवाइसेस है वो लिखा होता है। ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है और हर एक मोबाइल को स्पेशल लॉकर दिया जाता है। और जब हम मोबाइल लेने के वापस आते हैं तो उनके कर्मचारी बड़े ही जेंटली हमारे नाम को कॉल करते हैं। जैसे अगर आपका नाम मनीष है तो आपको मनीष जी करके बुलाएंगे। ये सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आया। हो सकता है आपको पहले से पता होगा, लेकिन मेरे लिए ये नया था। ऐसा ही सेम सिस्टम मैंने जूतों और चप्पलों के लिए मैसूर पैलेस में देखा था। अगर ऐसे दोनों ही सिस्टम हर जगह पर रखी जाए तो लोग शांति से दर्शन ले सकते, वरना बहुत सारे लोगों का आधा ध्यान तो मंदिर के अंदर होता है और आधा ध्यान चप्पलों के अंदर। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक कर देना। जैसे मैं अहमदाबाद पहुंचता हूं तो बिना किसी देरी के स्टेशन पे ही कपड़े बदलकर, हाथ मुंह धोकर, थोड़ा सा डीओ लगाकर और थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाकर अहमदाबाद की इस लोकल सिटी बस से मैं निकल जाता हूं वर्ल्ड के बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ। इसकी कैपेसिटी 1,32,000 की है। अब यहाँ जाने का रीजन ये है कि यहाँ पर चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट मैच। अब टेस्ट मैच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं देखने जा रहा हूँ रोहित शर्मा की बैटिंग, क्योंकि रोहित शर्मा अभी क्रीज पर है। लेकिन यहाँ जाने के बाद में कहानी कुछ और होती है। जो टिकट मैंने ऑनलाइन बाय किया था उसे यहाँ जाकर रिडीम करना है। अब मुझे डर इस बात का लग रहा था कि इतनी भीड़ को देख के जब मेरा नंबर आएगा तब तक कहीं रोहित शर्मा आउट ना हो जाए। और उसी बीच गुजरात पुलिस और लोगों के बीच में झगड़े लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग लाइन में कब से खड़े थे और कुछ लोग ऐसे होते जो बिना लाइन के कहीं पर भी घुस जाते और टिकट लेते, और पुलिस बस उन लोगों को देख रही थी। इसकी वजह से लोगों का गुस्सा होना तो जायज था। तब जाके पुलिस अधिकारियों को इस चीज का एहसास होता है और फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे भी मेरा टिकट जल्दी मिल जाता है। और बाकी की कहानी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। स्टेडियम के अंदर तो मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन वही होता है जिसका मुझे डर होता है। रोहित शर्मा आउट हो चुका होता है। अब उसे क्या पता यार, मैं इतना तामझाम करके इतनी दूर से सिर्फ उसकी बैटिंग देखने के लिए आया हूँ। अब मुझे बहुत बोर होने लगता है। सच बताओ तो मेरा मैच देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता।
लेकिन फिर सोचता हूँ कि चलो यार अब आ ही गए तो थोड़ी देर और मैच देख लेते हैं। फिर थोड़ी देर में इनका लंच ब्रेक हो जाता है तो मैं भी खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ, लेकिन इनके रेट देख के मुझे तो बस पानी पीने का मन करता है। तो मैं अपनी बोतल निकाल के पानी पी लेता हूँ और साथ में यहाँ का फ्री का पानी भी भर लेता हूँ। स्टेडियम में वापस पहुंचता हूँ तो मैच स्टार्ट हो चुकी होती है। अब बोरिंग से लगने वाले मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि अगली गेंद पर शुभमन गिल चौका लगाकर अपना शतक पूरा करता है और स्टेडियम में अभी तक जो सन्नाटे का माहौल था वो कुछ इस तरह से बदल जाता है। थोड़ी देर बाद पुजारा आउट हो जाता है और इंडियन क्राउड को इंडियन प्लेयर के आउट होने के बाद चीयर्स करते हुए मैंने पहली बार देखा, क्योंकि इसके बाद विराट कोहली जो आने वाला था। पैदल ही अहमदाबाद घूम रहा होता तो पूरी मार्केट मुझे बंद दिखाई देती है। पूछने पर पता चलता है कि संडे के दिन ये मार्केट बंद होती है, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो 3 दरवाजा की मार्केट जाना है जो कि हमेशा चालू रहती है। कुछ देर बाद जब इस मार्केट में पहुंचता हूँ तब जाके मुझे समझ में आता है कि ऐसे ही नहीं, 3 दरवाजा की मार्केट पूरे अहमदाबाद में फेमस है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर वो चीज मिलेंगी जो आप डेली यूज करते हो, जैसे कि कपड़े, जूते, बेल्ट, वॉलेट, वो भी बहुत सस्ते रेट में। औरतों के भी मेकअप के सारे सामान यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपको आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को खुश करना हो तो आप यहाँ के मार्केट से कोई भी सामान बहुत सस्ते में लेकर खुश कर सकते हैं। कपड़ों के अलावा भी आपको हर वो चीज यहाँ पर मिल जाएगी जो कि इंसान के घर में होती है, जैसे कि बर्तन वगैरह। मैं तो कहता हूँ अगर किसी को अपना नया घर बसाना तो इस मार्केट से शॉपिंग करके बहुत ही सस्ते में अपना घर बसा सकता है। वैसे ये जोक था, दिल पे मत लेना। शॉपिंग कर करके अगर आप थक जाओ तो यहाँ की चाट खाकर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट भी कर सकते हो। इस सस्ती मार्केट में मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ, हाँ, ये 100 रुपए की टी शर्ट लेकर। अहमदाबाद में आज मैं जा रहा हूँ बापू का आश्रम यानी साबरमती आश्रम देखने। साउथ अफ्रीका से आने के बाद बापू ने अपना मैक्सिमम टाइम इस आश्रम में ही बिताया है। आश्रम में जाते ही सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में पहुंच जाता हूं, जहां पर बापू की कई सारी किताबें दिखाई देती है। बापू के अलावा भारत के और महान व्यक्तियों की किताबें भी मुझे वहां पर दिखाई देती है। आगे पहुंचता हूं तो मुझे ये नजारा दिखाई देता है जिसे देख के मेरा मन तो बहुत खुश हो जाता है। ये है साबरमती नदी। आश्रम एकदम साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये है बापू का घर। इसी घर से बापू सारे फैसले लिया करते थे और ये बापू का रूम है। आगे चलते हो तो दिखाई देता है बापू का किचन और इसके अंदर वो सारी चीजें जिससे बापू खाना खाया करते थे। बापू चांदी के चम्मच से खाना खाया करते थे यार। यह है कस्तूरबा गांधी का रूम और यह है गेस्ट रूम। अभी तो ये खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम में यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हुआ करती थी। आश्रम के वातावरण में इतनी ज्यादा शांति कि कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से सो जाते हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसके अंदर बापू के पुराने फोटोज और उनके कार्यों को दर्शाया गया है। आश्रम मेन सिटी में होने के बावजूद भी काफी बड़ा है। सब कुछ देख के वापस लौट ही रहा होता हूँ तभी मुझे छोटे बच्चे अपने डांस की रिहर्सल करते हुए दिखाई देते हैं। तो लोकल में मैं पैदल चलना ही पसंद करता हूँ, लेकिन अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी में आप ज्यादा दूर तक पैदल नहीं चल सकते, इसलिए मैं यहाँ के सिटी बस का यूज करता हूँ। जब मैं सिटी बस में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो इनकी सिस्टम मुझे बड़ी पसंद आती है। इन्होंने जगह जगह पर इनके बस स्टॉप्स बना के रखे हैं। ज्यादातर इनके बस स्टॉप्स रोड के बीच में होते हैं और यही से हमें टिकट कलेक्ट करने होते हैं। अब बस के अंदर बस ड्राइवर होते हैं, ना ही कोई कंडक्टर होता है और ना ही टीसी। अब ऐसे टाइम में आपके दिमाग में 2 चीजें आ रही होगी। एक तो उतरना कहाँ है, ये कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम सेट करके रखा है जिसके अंदर एक महिला गुजराती और इंग्लिश में बताती है कि अगला स्टॉप कौन सा है। अब दूसरा डाउट ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई टीसी नहीं है तो आप बिना टिकट के भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे आप स्टॉप पे उतरोगे तो आपके टिकट पे एक बारकोड होता है, उसे वहाँ के मशीन पर स्कैन करना होता है। जब तक वो कोड स्कैन नहीं होता तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। एक भाई साहब का कोड स्कैन नहीं होता, इसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था। यानी कि आप टिकट की चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे सही, पर इंडिया को डिजिटलाइज होते हुए देख अच्छा लग रहा था। जब मैं अहमदाबाद से भूज जा रहा होता हूँ तो ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती कि लोग जहाँ जगह मिले वहां सो जाते, और इतनी भीड़ में आधी रात में अकेला ही बच्चा पूरे ट्रेन में खेलने लग जाता है। तो फिर इसकी मम्मी इसको सुला देती है, लेकिन ये बच्चा बड़ा शैतान होता है। ये फिर से एक बार उठ जाता है और फिर से खेलने लग जाता है। और जब मैं इसका वीडियो बनाने लग जाता हूँ तो ये मेरी तरफ पता नहीं क्या देख रहा था, बस देखे ही जा रहा था। रात के अंधेरे में इसके नाक के अंदर का पानी किसी डायमंड से कम नहीं चमक रहा था। अब बच्चे अच्छे हो गंदे हो चाहे जैसे भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो क्यूट ही लगते हैं। और ये बच्चा भी उतना ही क्यूट था। ट्रेन में जितने भी लोग जाग रहे थे सबको इसने एंटरटेन किया। फिर सुबह सुबह मैं भुज के स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ और जाते ही मैं हॉस्टल ढूंढता हूँ, और हॉस्टल भी मुझे बड़ा अच्छा मिल जाता है। एकदम टॉप फ्लोर पे होता है, जहाँ से पूरी भुज सिटी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। शाम को मैं केले लाने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर केले का सिस्टम कुछ अलग तरीके से मुझे दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ केले दर्जन के हिसाब से मिलते और यहाँ पर केले किलो के हिसाब से मिल रहे थे। आपके यहाँ पर केले कैसे मिलते हैं, किलो से या डजन से, कमेंट में बताना। और रात में मैं एक होटल में खाना खाने पहुंच जाता हूँ जो मेरे हॉस्टल के एकदम पास में ही होता है। मैं देखने जा रहा हूँ भुज का प्राग महल और आयना महल। वैसे तो मेरी सोच ये होती कि ये महल भी बाकी के महलों जैसा होगा, इसमें क्या खास बात होगी, लेकिन जैसे मैं वहां जाकर देखता हूँ तो मेरे लिए सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है।
इस महल का नाम राव प्रगमाल जी दूसरे के ऊपर से रखा गया था। इस महल के निर्माण का कार्य सन 1865 में शुरू हुआ था और 1879 में ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। इस इमारत का डिजाइन और आर्किटेक्चर कोलोनर क्लेयर विल्किंस द्वारा बनाया गया था और इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा थोड़ा इटालियन गोथिक और थोड़ा थोड़ा रोमन तरीके का है। इस महल के निर्माण में ज्यादातर इटालियन मार्बल और राजस्थान के सैंडस्टोन का उपयोग किया गया था। इसमें एक टावर लगाया गया जिसके ऊपर एक घड़ी भी लगाई गई और इस टावर के ऊपर से पूरी भूज सिटी बड़े आराम से दिखाई देती है। 2001 में गुजरात में आए भूकंप की वजह से इस महल की कुछ चीजें टूटी अवस्था में हैं। 2006 में यहाँ पर बहुत बड़ा डाका डाला गया था जिसमें यहाँ की करोड़ों की पुरानी चीजों की चोरी की गई थी। इस महल में एक कमरा है जिसमें अलग अलग तरीके के आईने लगाए गए हैं। अब ये आईने बड़े मजेदार है तो इसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। आईना महल इसके एकदम बाजू में होता है तो मैं वहां जाता हूँ, लेकिन ये दोपहर में 12 से 3 के बीच में बंद होता है। भुज में मुझे आईना महल तो देखने को नहीं मिला, लेकिन प्राग महल के अंदर एक रूम था जिसके अंदर बहुत ही मजेदार आईने थे। अब खुद ही देख लो। अब ये आईना देखो, इसमें मेरी तस्वीर अभी दूर से उल्टी दिख रही है लेकिन नजदीक जाते ये सीधी हो जाती है ना मजेदार। इस आईने में एक साथ उल्टी और सीधी दोनों ही तस्वीरें दिखती है और जब नजदीक जाते हैं तो सिर्फ सीधी तस्वीर दिखाई देती है। इस आईने ने तो मेरे सेक्सी टांगों को लंबा कर दिया। इसमें मेरी एक साथ तीन इमेजेस दिखाई दे रही है ना। अब मैं थोड़ी उटपटांग हरकतें भी करके देखता हूँ कि उसमें कैसे दिखता है। इसमें मेरे पैरों को कर दिया छोटा और अपर बॉडी को कर दिया बड़ा। ये आईने इतने मजेदार थे कि मैं इसके अंदर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करके देख रहा था। 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था और भूकंप पीड़ित सभी लोगों को समर्पित एक भूकंप संग्रहालय भुज में बनाया गया था और ये भारत का सबसे पहला भूकंप संग्रहालय है। 2022 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के हस्ते इस भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। संग्रहालय बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर कैंटीन भी है, शॉपिंग मॉल भी है और बच्चों को खेलने के लिए अलग से पार्क भी है। वैसे तो इसका टिकट 20 रुपए होता है, लेकिन म्यूजियम के अंदर जाने का टिकट 300 रुपए होता है। जो मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करता तो मैं अंदर नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो तो अपनी आईडी साथ में लेके आना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर पूछ लिया था तो मुझे बताया गया। म्यूजियम के अंदर 7 आर्ट गैलरीज है और 7 आर्ट गैलरीज के अंदर अलग अलग प्रकार की थीम्स है। अब अंदर क्या है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं। मेरे जैसे अगर आप 300 वाला टिकट नहीं खरीदते हो तो आप म्यूजियम को आधे घंटे में भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप टिकट खरीदते हो तो आपको म्यूजियम देखने में काफी समय लग सकता है। म्यूजियम के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें है, आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर एक सन पॉइंट भी है, वो जरूर देखना। आज मैं गुजरात के एक ऐसे गांव जा रहा हूँ जिसकी लोक संख्या सिर्फ 195 है और जहाँ पर सिर्फ 44 घर है। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि इस गांव में ऐसी क्या खास बात है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मुझे इंडिया के चारों एंड पॉइंट्स पे जाना है और ये वेस्ट साइड का एंड पॉइंट है और इस गांव का नाम गोहार मोटी है। और वैसे इस गांव की खास बात है और वो ये है कि भारत में सबसे लास्ट में जो सनसेट होता है वो इसी गाँव में होता है और अप्रैल मई में तो यहाँ पर सनसेट शाम के 7:45 बजे होता है भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि इस गांव में जाने के लिए डायरेक्ट कोई साधन नहीं है, तो मैं भूज से नलिया जाता हूँ और नलिया से भी कुछ नहीं मिलता तो नलिया से वायोर जाता हूँ और वायोर से गांव 37 किलोमीटर दूर होता है। अब ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब मुझे पता चलता है कि वायोर से भी गोहार मोटी जाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब शाम के 4 बज चुके थे और मुझे वापस भूज भी जाना था। फिर बहुत टाइम तक सोचने के बाद मैं वायोर से निकल जाता हूँ क्योंकि इतने छोटे गाँव में मैं तो कैसे भी करके पहुंच जाता, लेकिन वहाँ रुकने की प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मेरे दिल के अंदर अभी भी ये निराशा है कि मैं इतनी दूर जिस काम के लिए आया था वो पूरा नहीं कर पाया। वो बात अलग है कि मैंने कोशिश पूरी की लेकिन अपनी नजरों में मैं नाकामयाब रहा हूँ। क्या आपको कभी होटल में सिर्फ एक रात बिताने के लिए पूरे पैसे देने पड़े हैं? हाँ, मुझे देने पड़े हैं। तो बात ऐसी कि कल रात मुझे पाटन जाना था और मेरी पाटन की ट्रेन मिस हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे होटल वापस आना पड़ता है और होटल वाला मुझसे पूरे पैसे वसूल करता है। खैर, सुबह सुबह मैं भुज के स्टेशन पहुंच जाता हूँ। भुज आप जब भी आओ तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, आप जब रिटर्न जाते हो तो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कर लेना क्योंकि भुज एक बहुत छोटा स्टेशन है और यहाँ से जाने के लिए बहुत कम गाड़ियाँ होती है। आगे बढ़ते हैं। आज पहली बार मैंने ट्रेन इतनी खाली देखी कि ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरीके से बंद थे। ट्रेन में बस मैं और ये भाई साहब थे। फिर ट्रेन आगे बढ़ी। फिर ट्रेन में बहुत ज्यादा लोग आए, इतने ज्यादा लोग। नॉर्मली जिन लोगों को गाड़ी में बैठने को जगह भी नहीं मिलती वो लोग गाड़ी खाली मिलने पर कुछ इस तरह से सोते हैं। और ये क्या है, इस महिला का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है और इस महिला के सिर्फ पैर। हमारी ट्रेन तो पूरी तरह से खाली थी लेकिन साथ में आने वाले स्टेशन भी खाली दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से मैं पाटन पहुंच जाता हूँ। अब मैं पाटन क्यों आया हूँ ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। वैसे अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट कर देना। गुजरात में आए और फाफड़ा और जलेबी ट्राई नहीं किया तो क्या किया। ऑटो में बैठकर मैं वो चीज देखने जाता हूँ जिसके लिए मैं स्पेशली पाटन आया होता हूँ। 35 रुपीज का टिकट लेके मैं पहुंच जाता हूँ इस गार्डन में। हाँ, यही देखने आया हूँ मैं। अब थोड़ा पॉज भी देना जरूरी होता है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यह है वो चीज जिसे देखने के लिए मैं पाटन आया होता हूँ। तो वैसे समझ में नहीं आ रही होगी,
एक मिनट रुको, अभी समझाता हूँ। अब आया होगा समझ में। यह है रानी की वाव, जो कि हमारे 100 रुपीज़ के नोट पर भी दिखाई देती है। इस जगह पर बस रानी की वाव है और कुछ नहीं, तो मेरे 35 रुपीज़ वेस्ट हो गए। लेकिन इस वेस्ट को मैं यूज़फुल तब बनाता हूँ जब मुझे छोटे बच्चे मिल जाते हैं जो अपनी स्कूल की ट्रिप में यहाँ आए होते हैं। इनके साथ मेरी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं इनके साथ फोटोज क्लिक कर लेता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और हम साथ में इंस्टाग्राम की आईडीज भी शेयर करते हैं और ये मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने 35 रुपीज़ को पूरी तरीके से वसूल करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर फालतू बैठ के। रानी की वाव देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पाटन के बस स्टैंड पर, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होता है उदयपुर और पाटन से उदयपुर के लिए कोई भी रेलवे नहीं होती, इसलिए मैं बस स्टैंड पर आ जाता हूँ। मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचता हूँ तो मुझे बूढ़े अंकल कुछ बेचते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग आज के टाइम में भीख मांगकर पैसे कमाना पसंद करता है और ऐसे में ये अंकल, अभी इनके पैर पे भी कुछ लगा हुआ था फिर भी ये मेहनत का कमाया हुआ खाना पसंद करते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब बस स्टैंड पर तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी जो उदयपुर के लिए बस है वो सिर्फ दिन में एक ही बार होती है और वो शाम को 8 बजे, और अभी बजे दोपहर के 2, यानी कि अगले 6 घंटे तक मुझे यहाँ पर टाइम पास करना है, क्योंकि पाटन जैसी छोटी सिटी में अब घूमने के लिए भी कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर होना स्टार्ट हो जाता हूँ। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मैं यही का यही, बस आती है, बस भी जाती है और मैं फिर भी यही का यही। क्यों? क्योंकि मेरी बस शाम को 8 बजे है। कुछ ज़्यादा ही बोर हो जाने के बाद मैं बाहर चले जाता हूँ तो मुझे ये आंटी कुछ फ्रूट्स बेचते हुए दिखाई देती है, तो मैं इनको बेशर्मों की तरह 10 रुपए के अंगूर मांगता हूँ। पहले तो ये मना कर देती है, लेकिन शायद फिर मेरी शक्ल देख के मुझे दे देती है। सुबह 3 बजे ही मैं पहुंच जाता हूँ उदयपुर, और हमेशा की तरह आज भी मैं पैदल ही घूमने निकल जाता हूँ। तभी मुझे ये बाइक पे रैली दिखाई देती है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, यानी कि तालाबों का शहर। तो ऐसे ही एक तालाब को देखने में अभी जा रहा हूँ, लेक पिछोला। 3 किलोमीटर के वॉक के बाद मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ खास नहीं लगता। तभी मुझे पता चलता है कि ये तो लेक पिछोला है ही नहीं, एक्चुअली लेक पिछोला इसके जस्ट बाजू में होता है। और जब मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ऐसे ही नहीं, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। बहुत सुंदर तालाब होता है ये। अब वीडियो में इतना खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। अब यहाँ पर बोट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, लेकिन मैं ठहरा सस्ता ट्रैवलर, तो ये मेरे बजट के बाहर होता है। उदयपुर में ऐसे ही कई सारे और भी बड़े बड़े तालाब है। अगर आप रोपवे को एंजॉय करना चाहते हैं तो लेक पिछोला के बाजू में ही रोपवे भी है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे लेक की तरफ, वो भी पैदल पैदल ही। और हाँ, उदयपुर में आपको तालाबों के अलावा बहुत बड़े बड़े होटल्स और रिसोर्ट्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। लेक पिछोला देखने के बाद उदयपुर की छोटी छोटी गलियों से गूगल बाइक का सहारा लेते लेते मैं पहुंच जाता हूँ दूसरे लेक की तरफ। अब इस लेक का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये लेक मुझे उससे भी सुंदर लगती है। और इस लेक में नहाते हुए छोटे छोटे बच्चे इस लेक की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। एक्चुअली ये लेक नहीं, ये घाट है। तो मैं भी जूते उतार कर अपने पैरों को इन ठंडे ठंडे पानी में डाल देता हूँ, और उसके बाद भाई साहब जो सुकून मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल होता है। पानी बहुत ठंडा होता है और मुझे इतना मजा आ रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। घाट के एकदम बाजू में बागोर की हवेली का म्यूजियम होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कड़कती गर्मी में इस रबड़ी गोटे को खाकर मैं अपने गले को ठंडक पहुंचाता हूँ, और फिर इन अंकल से लिफ्ट लेकर मैं पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर आकर मैं वो चीज देखता हूँ जो इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं देखी होती है। क्या आपने कभी किसी दुल्हन की विदाई ट्रेन में देखी है? अगर नहीं देखी है तो ये देख लो। आज यहाँ पर एक शादी होती है और इनकी विदाई ट्रेन में की जाती है, तो इसीलिए ट्रेन के एक डब्बे को पूरी तरीके से दुल्हन की गाड़ी की तरह सजाई दिया जाता है। फिर ट्रेन आती है और दुल्हन की विदाई हो जाती है। इस सोलो ट्रिप ने मुझे वो चीज दिखाई जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। बागोर की हवेली के म्यूजियम के अंदर जाते ही मुझे सबसे पहले वो चीज दिखाई देती है जो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद आई। प्राचीन भारत में जितने भी राज्य हुआ करते थे उन सभी राज्यों के फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए। इन राज्यों पर जिन राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी उन सभी की मूर्तियों को भी यहाँ पर लगाया गया है, और साथ ही साथ इन राज्यों में जो चलन चलता था उन सभी चलन के डेमोज को भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे उस टाइम पर खेले जाने वाले कुछ खेल दिखाई देते हैं, जिसमें लकड़ी का चेस भी होता है। उसके अलावा और भी कई सारे खेल यहाँ पर होते हैं। ये कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ये हाड़ी रानी है जो अपने पति को युद्ध पर जाने के लिए मोटिवेट करने के लिए अपने सर को कटवा देती है। ये ग्वालियर के महाराजा रामशाह तंवर का फोटो है जो हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, और उसी लड़ाई में उनका बेटा और उनका पोता भी शहीद हो गया था। फिर मुझे अलग अलग प्रांतों में पहनी जाने वाली अलग अलग पगड़ियाँ दिखाई देती है। उसी बीच मुझे एक ऐसी पगड़ी दिखाई देती है जो सबसे अलग होती है, ये वाली। कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। वैसे तो ये म्यूजियम मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों युद्ध में यूज किए जाने वाले अलग अलग राजाओं के इन अलग अलग शस्त्रों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगता है। चित्तौड़गढ़ के बारे में पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने पद्मावत मूवी देखी, चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते मेरे सामने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आ जाते हैं, यानी कि रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में चित्तौड़गढ़ के किले को 3 बार आक्रांत किया गया है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद सुल्तान बहादुर शाह और उसके बाद सम्राट अकबर ने, और तीनों ही बार इसकी परिणति जौहर के रूप में की गई थी। यही वो जगह है जहाँ पर रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ मिलकर जलती अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देकर जौहर किया था, जिसमें बूढ़ी, जवान और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी।
इसी जगह पर जौहर कुंड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ हादसे हो रहे थे जिसकी वजह से सरकार ने इस कुंड को ऐसे गार्डन में बदल दिया। रानी पद्मावती ने शत्रुओं को शरण न जाते हुए अपने प्राण को त्याग देना उचित समझा। यह रानी पद्मावती का काल्पनिक चित्र है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ पद्मिनी महल, जहाँ पर रानी पद्मावती रहा करती थी, और इसी महल में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पहली बार देखा था, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने इसे पहली बार देखा था। जल्दी इसके ऊपर एक फुल व्लॉग भी आएगा जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। चित्तौड़गढ़ के स्टेशन पे मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था। मेरी गाड़ी को तो टाइम होता है, लेकिन लगता है इनकी गाड़ी आ गई। ये अंदर जाते हैं और वैसे वापस आते हैं क्योंकि इनके पास टिकट नहीं होता है। फिर मैं सोने की एक्टिंग करता हूँ और फिर से उठ जाता हूँ और लोगों को नोटिस करने को लगता हूँ। फिर देखता हूँ तो कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग टिकट निकाल रहे होते हैं और कुछ लोग इस तरह से खाना खा रहे होते हैं और मैं इस तरह से लेटा हुआ होता हूँ। अचानक घड़ी की तरफ नजर जाती तो देखता हूँ तो 12 बज चुके होते। तो फटक से उठकर अपने जूते पहनकर टिकट काउंटर की तरफ भागता हूँ क्योंकि मुझे टिकट आज के डेट का निकलना होता है। टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागता हूँ तो मेरी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, लेकिन ट्रेन में भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है। कुछ इस तरह की जगह के लिए वेट करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जगह नहीं मिलती क्योंकि ट्रेन खाली ही नहीं होती। तो फिर अजमेर तक का सफर मैं ऐसे ही खड़े खड़े सफर करता हूँ। फिर सुबह सुबह मैं अजमेर पहुंच जाता हूँ। तभी मुझे ये भाई साहब मिलते हैं जो मेरी तरह ही औरंगाबाद से होते हैं, लेकिन ये बिहार के औरंगाबाद से होते हैं। मुझे स्टेशन पर ही किसी की बाइक की चाबी मिलती है। मैं इसे उठाता हूँ, अपने पास लेता हूँ और ये पुलिस वाले मैडम के पास दे देता हूँ क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ ना। फिर ये पुलिस वाली मैम मुझे शाबाशी देती है क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ ना। अजमेर की गलियों से होता हुआ आज मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ की दरगाह देखने। दरगाह के पास मैं पहुंच गया हूँ। इस चीज़ का एहसास मुझे तब हो जाता है जब मुझे यहाँ पर बहुत सारी मिठाई की दुकानें दिखाई देती है। अब इनके पास मिठाई की कई सारी वेराइटीज अवेलेबल होती है जिनको देख के मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। फाइनली मैं दरगाह के पास पहुंच जाता हूँ। दरगाह में जाते ही सबसे पहले मुझे एक नया दोस्त मिल जाता है, यह है फेरोज, और ये दिन भर मेरे साथ ही होता है। दरगाह में जाते ही मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि अन्य जाति और धर्म के लोग भी आते हैं। वैसे तो इससे पहले भी मैं कई सारी दरगाह पर जा चुका हूँ, लेकिन इस दरगाह पर आने के बाद मुझे कुछ अलग तरीके का फील हो रहा था जो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को सिर्फ फील किया जाता है, एक्सप्रेस नहीं। अब दरगाह पे जाओ और वहाँ पर आपको कवाली ना दिखे ऐसा बहुत कम बार होता है। तो वैसे ही मुझे एक कवाली दिख जाती है जिसे मैं बैठकर थोड़ी देर के लिए सुनता हूँ। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा होता है कि पता नहीं चलता सुबह से दोपहर कब हो गई। फिर दोपहर में मैं और फेरोज निकल जाते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने जो दरगाह के एकदम बाजू में ही होता है। फिर हम जाते हैं अनासागर लेक देखने जो मुझे कुछ खास नहीं लगता है। फिर वापस हम दरगाह आते और शाम के टाइम में इन लोगों को बाय बाय करके निकल जाता हूँ जयपुर के लिए। आज मैं जयपुर में हूँ, लेकिन आज मैं कहीं भी घूमने नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे इतने सारे काम जो करने हैं, काम इतने कि मेरा साबुन भी छोटा हो गया। उसके बाद नाखून भी तो काटने हैं, बढ़ चुके हैं ना। फिर मैं निकल जाता हूँ वो काम करने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ खाना खाने। फिर इस होटल में आता हूँ और सबसे सस्ता मेनू ढूंढता हूँ, उसे मंगाता हूँ और खाना स्टार्ट करता हूँ। खाना खत्म करके बाहर निकलता हूँ तो बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर उसे देख के मैं हॉस्टल जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ। कपड़े बदलने के बाद अपने बैग लेता हूँ, कैप पहनता हूँ और क्या, गॉगल भी तो पहनना जरूरी है, स्मार्ट लगना चाहिए ना। रेडी होकर निकल जाता हूँ टहलने के लिए। जैसे ही बाहर निकलता हूँ ये बच्चे मुझे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देती है, उन्हें इग्नोर कर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मेट्रो स्टेशन आता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, ऊपर जाता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ के फिर से नीचे आता हूँ। क्यों? ऐसे ही। रेलवे स्टेशन पर मुझे ऐसे जुगाड़ू लोग दिखाई देते हैं। आलू के पराठों को खा के आज मैं पता करने जा रहा हूँ क्या सही में जयपुर सिटी पूरी पिंक है। और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे बिल्डिंगें कुछ इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन मैं जैसे ही बस में बैठता हूँ तो उसके बाद में कुछ इस तरह की बिल्डिंगें दिखाई देती है। सही में भैया जयपुर सिटी पूरी की पूरी पिंक होती है। रोड के दोनों साइड पिंक कलर की बिल्डिंगें होती है। ये कलर एकदम पिंक तो नहीं होता है क्योंकि धूप और टाइम के साथ ये कलर चेंज हो जाता है। यहाँ मेरा कलर 1 महीने में चेंज हो गया है, ये तो फिर भी बिल्डिंग है। अब एक दिन में इतनी बड़ी सिटी घूमना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ जितनी भी सिटी आज घुमा हूँ हर जगह बस पिंक ही पिंक था। और इन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है। देखने में तो एंटीक लगती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी से बड़ी शोरूम भी दिखाई देंगे आपको। खाने से लेके हर चीज आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। तभी मुझे यहाँ पर एक बूढ़ी औरत पानी बेचते हुए दिखाई देती है। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस उम्र में भी कमा कर खाने वाले लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वरना इसी मार्केट में भीख मांगने वालों की भी कमी नहीं है। इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ता हूँ तो मुझे हवा महल दिखाई देता है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। हवा महल तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन अंदर जाने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जो बाद में क्लियर हो जाता है। और वहाँ जाते ही मुझे राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनने को मिलता है, जिसको ये भैया बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। हवा महल के इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 17वें शतक में सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनाया था। इस महल की इमारत 5 मंजिला है और आप इसे बाहर से ध्यान से देखोगे तो ये पूरी तरीके से मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देता है।
इसके अंदर टोटल 953 खिड़कियां हैं और इस खिड़कियों को बनाने का उद्देश्य ये था कि महल के अंदर की महिलाओं को बाहर जो उत्सव और त्योहार होते थे उन्हें देखने को मिले बिना अपना चेहरा दिखाए। और दूसरा, इन खिड़कियों की वजह से महल के अंदर ताज़ी हवा आती थी। मजे की बात यह है कि हम लोगों को लगता है कि हम जिसे देखते हैं वो इसकी फ्रंट साइड है, लेकिन एक्चुअली ये महल की बैक साइड है। महल के टॉप फ्लोर पे जाता हूँ तो मुझे एलेक्स मिलता है। ये एक रशियन है और ये पिछले 7 महीने से इंडिया घूम रहा है। हमसे ज़्यादा इंडिया तो इसने घूम लिया। आज मैं एक बहुत खतरनाक चैलेंज करने जा रहा हूँ, इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, मजाक कर रहा हूँ। मैं जयपुर से दिल्ली बिना टिकट का ट्रैवल करने जा रहा हूँ। ये लाइफ में पहली बार है कि मैं बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हमेशा टिकट निकालता था तो बड़े आराम से और बिंदास होकर ट्रैवल करता था। आज पहली बार टिकट नहीं निकाला तो मुझे आम आदमी में भी टीसी साहब नजर आ रहे। मेरी इतनी ज़्यादा फटी पड़ी है, मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं सही सलामत दिल्ली पहुँचता हूँ, यानी टीसी साहब अगर मुझे नहीं पकड़ते, तो मेरा इंडियन रेलवे से छोटा सा बदला भी पूरा हो जाएगा। मैंने बताया था कि इंदौर में इंडियन रेलवे ने मेरा फालतू में 350 का चालान कटाया था, वो बदला मेरा थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे टीसी साहब पकड़ते तो पता नहीं मुझे और एक कितने का चालान काटना पड़ेगा। खैर, ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मुझे बैठने को जगह भी नहीं मिली। लेकिन इससे एक बात तो समझ में कि टीसी साहब अंदर तो नहीं आने वाले। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं प्लेटफॉर्म पे उतरूंगा दिल्ली पे, तब मुझे वहां पर पकड़ ना ले। मैं जैसे इस एग्जिट के बोर्ड को क्रॉस करता हूँ, राहत की सांस लेता हूँ। लेकिन आप ऐसा कभी भी मत करना, टिकट निकाल के जाना। दिल्ली में आते ही मैं वो चीज़ देखने निकल जाता हूँ जिसके लिए मैं स्पेशली दिल्ली आया होता हूँ। छोड़ा करो। गुरुद्वारा देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ लाल किला देखने, जो गुरुद्वारे से थोड़ी ही दूरी पर होता है। अब मैं दिल्ली से लाल किला देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये फोटो क्लिक करना है, क्योंकि ये फोटो 500 रुपए के नोट पर है। जी हाँ, मैं बस एक फोटो के लिए दिल्ली आया हूँ। अब ये फोटो मुझे बाहर से मिल जाता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं किले के अंदर भी जाता हूँ। ये किला जितना बड़ा बाहर से दिखाई देता है, उससे कई ज्यादा बड़ा ये किला अंदर से है। शायद इसलिए भारत के इतिहास में लाल किले का महत्व कुछ ज्यादा है। क्या आपको पता है लाल किला और ताजमहल एक ही आर्किटेक्ट ने बनाया है? अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उसे आप चौक भी कह सकते हैं। इसकी पीछे की साइड एंट्री है, आगे की साइड महलों की तरफ जाती है और लेफ्ट और राइट साइड में गार्डन आता है। इसके आगे की साइड में बहुत ही सुंदर मार्केट है जिसे शाहजहां ने बनाया था। अब इसकी खास बात ये है कि उस जमाने में भी यहाँ पर मार्केट ही हुआ करती थी। फिर आगे चलते चलते मैं किले के एंड तक पहुंच जाता हूँ। जब मैं किले के बाहर आता हूँ तो हवा में लहराता हुआ यह फ्लैग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। अभी मैं देखने जा रहा हूँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। अब मैंने इस चीज को कोई पहले से प्लान करके नहीं रखा था, मैंने इसे सडनली प्लान किया। अब आप इसे चाहे नसीब कहो या और कुछ, मैं जामा मस्जिद पहली बार देखने आया हूँ। और आया भी कौन से टाइम पे? रमजान के इस पवित्र महीने में। और टाइम तो देखो भाई, मैं शाम के टाइम आया हूँ जिस टाइम पे सारे मुस्लिम भाई बहन रोजा खोलते हैं। जब मैं पहुंचता हूँ तो सारे लोग वजू कर रहे होते, क्योंकि सबको इफ्तारी की तैयारी जो करनी होती है। कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ आते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ, तो कुछ लोग मेरे जैसे सिंगल भी आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके लिए इफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर जो कुछ भी अपनी आंखों से देख रहा था उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि मैं ना तो मुस्लिम हूँ और ना ही मैंने रोजा रखा है। फिर भी मैं इन लोगों के साथ बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे भी इनका हिस्सा बनना था। और रात के टाइम में जामा मस्जिद के कुछ सुंदर पिक्चर्स कैप्चर करता हूँ। आज मैं दिल्ली आया था और मैं दिल्ली सिर्फ इस एक फोटो को क्लिक करने के लिए आया था। इसके अलावा मेरा और कोई भी प्लान नहीं होता है। लेकिन पता नहीं, शायद मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। लाल किले के साथ साथ मैं 2 ऐसी जगह जाता हूँ जो मेरे प्लान में बिल्कुल भी नहीं होती है। ये दोनों ही जगह रिलीजियस होती है और बिल्कुल अलग होती है। अब इसमें एक खास बात ये है कि मैं इन दोनों में से कोई भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता हूँ। इसके बावजूद जब मैं गुरुद्वारा जाता हूँ तो मैं सिख रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ, वो भी बड़े प्यार से और दिल से करता हूँ। सेम उसी तरह जब मैं जामा मस्जिद जाता हूँ तो मैं मुस्लिम के सारे रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ, वो भी बड़ी खुशी से और बड़े प्यार से।
और सच बता रहा हूँ यार दोस्तों, इन दोनों ही रिलीजियंस के रिचुअल्स को जब मैं फॉलो कर रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। क्योंकि मुझे कोई भी जाति या धर्म को लेकर कट्टर नहीं बनना है, मुझे तो बस एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं। और शायद मेरी ये सोलो ट्रिप मुझे उसी तरफ लेके जा रही है। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाने के लिए ज़्यादा ट्रेन अवेलेबल नहीं, इसलिए मुझे मेट्रो से जाना पड़ रहा है। पहले मैंने वहाँ का टिकट निकाला था, वो 30 रुपये था, और मेट्रो का टिकट 20 रुपये। ये मैंने टोकन लिया था मेट्रो का। तो अभी हम मेट्रो से नई दिल्ली जाएंगे और वहाँ से जाना है सोनीपत। यहाँ पर जो ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है वो बताती है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। हार्डली 5 से 10 मिनट के राइड के बाद मैं नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ और मेरे पास जो टोकन होता है वो यहाँ पर इंसर्ट करके एग्जिट होना होता है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब मैं पहुंचता हूँ तो यहाँ के टिकट काउंटर के सामने मुझे बहुत बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई देती है, जिसे देख के मेरा तो लाइन में खड़े रहने का बिल्कुल मूड नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका होता हूँ। फिर थोड़ी देर वेट करता हूँ, अपने इस भारी भरकम बैग को साइड में रखता हूँ। टिकट तो मुझे मिल जाता है, लेकिन मेरी जो ट्रेन होती है वो पूरे 3 घंटा लेट होती है, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा बोर होता हूँ। फिर मेरी ट्रेन आ जाती है, ट्रेन में मैं बैठ जाता हूँ और शाम के 5:30 बजे मैं पहुँच जाता हूँ सोनीपत जंक्शन। कुरुक्षेत्र, जिसे महाभारत की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध यहीं पर लड़ा गया था। हम सभी को पता है कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कुरु की धरती के लिए ये युद्ध लड़ा गया था और इसे धर्म युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये युद्ध सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। प्राचीन इतिहास का यह सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें कौरव और पांडव के अलावा लाखों क्षत्रियों ने भाग लिया था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन ये युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें लाखों लोग मारे गए। पांडव और श्री कृष्ण के अलावा इसमें कोई भी नहीं बचा था। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे होने की वजह से पांडवों के पिता पांडु को राजा घोषित कर दिया गया था, और ये बात कौरवों को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने कई बार पांडवों के खिलाफ कूटनीतियां अपनाई, लेकिन वो हर बार विफल रहे। कौरवों ने कूटनीति से पांडवों के राज्य को हासिल कर लिया, और जब पांडवों ने उस राज्य की मांग की तो कौरवों ने उसे देने से मना कर दिया। तो पांडवों को मजबूरन युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन दुर्योधन को युद्ध ही करना था। स्टेशन पर मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा होता हूँ, तभी मुझे ये सर मिल जाते हैं। पता चलता है कि इनको भी उसी ट्रेन से जाना है, तो फिर हम दोनों साथ में ही निकल जाते हैं। हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट होती है। 3-4 घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, लेकिन ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इतनी भीड़ होती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं ट्रेन से कूद जाऊँ। लेकिन इतनी भीड़ में भी ये सर मेरा ऐसा ख्याल रख रहे थे जैसे मैं इनका छोटा भाई हूँ। जब ट्रेन में जगह नहीं होती तो ऐसे देसी जुगाड़ दिख ही जाते हैं। हम दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि मुझे अपने घर आने के लिए भी इनवाइट करते हैं, और मेरे बिना कुछ बोले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं। फिर चंडीगढ़ का स्टेशन आ जाता है, मैं वहाँ उतर जाता हूँ। चंडीगढ़ के स्टेशन पर जब पहुंचा तो ये बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन लग रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते इस बारिश के साथ मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक तो पहले ही यहाँ पर होटल नहीं मिल रहा था, और बारिश की वजह से होटल ढूंढने में और दिक्कत होती है। ऐसे टाइम मेरा चंडीगढ़ रुकने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैं निकल ही जाता हूँ, तभी मुझे ये बोर्ड दिखाई देता है। अब इसे देख के मुझे तो बहुत खुशी होती है। इस खुशी को तो बस एक सोलो ट्रैवलर ही समझ सकता है। अपने डॉर्मेट्री से चेकआउट करके मैं चंडीगढ़ घूमने निकल जाता हूँ, लेकिन गूगल भैया मुझे कहीं और ही पहुंचा देते। अब शुक्र है ये भाई साहब मुझे रास्ते में मिल जाते तो मुझे लिफ्ट देकर सही जगह पहुंचा देते। मुझे भूख बड़ी जोर से लगी हुई थी तो मैं खाना खाने लग जाता हूँ। अब खाना भी मैं ऐसी जगह खाता हूँ जहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है, एकदम जंगलों के बीचों बीच खाता हूँ। फिर मैं पहुंच जाता हूँ चंडीगढ़ के फेमस रॉक गार्डन। जैसे कि इसका नाम रॉक गार्डन है, यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है एक वाटरफॉल, जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा था। अब इसे दूर से देख के मेरा मन नहीं भरता, तो मैं भी इसके पास जाकर इसे छूता हूँ, कुछ फोटोज क्लिक करता हूँ और कुछ वीडियोस बनाता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे आगे जाते ही ये 3 नए दोस्त मिल जाते, जो कि बड़े ही अच्छे होते और काइंड होते हैं। फिर हम चारों साथ में घूमते।
यहाँ पर झूले देखकर इसे झूलने का बड़ा मन करा था, तो ये भैया इसे काफी अच्छे से झुलाते हैं, लंबे लंबे झूले देकर। एग्जिट के टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। मेरी ट्रेन का टाइम होता है तो मैं स्टेशन के लिए निकल जाता हूँ और ये लोग सुखना लेक देखने। इस डब्बे में मेरे अलावा कोई नहीं होता, बस मैं अकेला, क्योंकि ये एक पैसेंजर ट्रेन है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं दूसरे डब्बे में जाता हूँ और वहाँ पर मुझे ये 3 लोग मिल जाते हैं। लेकिन ये भी अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। मेरी ट्रेन फिर से एक बार पूरी की पूरी खाली होती है, कुछ इस तरह से। एक तो रात हो चुकी थी और दूसरा इस डब्बे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सच बताओ तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो मैं बिस्किट खाने लगा। और यहाँ पर ये मेंटेनेंस वाले भैया चेक करे कि कौन सा टायर पंक्चर हुआ है। मजाक कर रहा हूँ। अगले स्टेशन पर ये भाई साहब आ जाते हैं और साथ में 1-2 लोग और आ जाते हैं। हम दोनों में बातें वगैरह होती है, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। अब यार आधी रात में खाली ट्रेन में कैसे कंफर्टेबल फील करोगे। फिर ये मुझे खाना ऑफर करते। पहले तो मैं मना करता हूँ, लेकिन सच बताओ तो मुझे भी भूख बहुत लगी थी, तो मैं भी इनके साथ खाना खाता हूँ। लेकिन सच में यार पंजाबी लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। मैं 2 दिन में 2 पंजाबियों से मिला। इससे पहले मैं इन लोगों को कभी नहीं मिला था, लेकिन पल भर के सफर में मेरे इन लोगों के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इन लोगों से पहली बार मिला हूँ। ये सोलो ट्रिप मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। इतने दिनों की ट्रिप में आज पहली बार मुझे अपना बैग साथ में लेकर कहीं घूमना पड़ रहा है। उसका रीजन, पंजाब में होटलों में चेकआउट के बाद में बैग नहीं रखते। ऐसा मेरे साथ 5-6 होटलों में हुआ है। और दूसरा, यहाँ के क्लॉक रूम्स के रेट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर बैग। खैर छोड़िए, आज मैं देखने जा रहा हूँ जालंधर का फेमस देवी तालाब मंदिर, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मुख्यतः दुर्गा माता का मंदिर है। सच बताओ तो ये लोग क्या गा रहे थे मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन हाँ सुनने में बिल्कुल अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बहुत देर तक वहां बैठकर वो जो गा रहे थे मैं सुन रहा था। मंदिर काफी बड़ा है और यहाँ पर दुर्गा माता के अलावा भी और भी कई सारे मंदिर है। और यहाँ पर एक अमरनाथ की गुफा का डेमो भी बनाया गया है, जो बिल्कुल देखने में अमरनाथ की गुफा के जैसा ही है। अब सब लोगों के भाग्य में तो अमरनाथ के दर्शन नहीं होते, तो आप लोग यहाँ आकर भी वो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज बारिश की वजह से भीड़ बहुत कम थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ बहुत जल्दी देखने को मिला। गोल्डन टेम्पल इस ऑटो में सामने बैठकर जा रहा होता हूँ, तभी मेरी नजर इस ऑटो वाले भैया के हाथ पर जाती है। इन्हें एक हाथ नहीं होता, एक ही हाथ से काम करते, जो कि मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये 2 सीट के चक्कर में मुझे गोल्डन टेम्पल से बहुत दूर लेके जाते हैं। मैंने ऑटो सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं गोल्डन टेम्पल जल्दी पहुंच सकूं, लेकिन इस भैया की वजह से मैं काफी लेट हो जाता हूं, क्योंकि मुझे जब गोल्डन टेम्पल भी पहुंचाते तो 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं। वैसे मुझे अभी यहाँ से थोड़ी सी वॉक करके मैं गोल्डन टेम्पल पहुंच जाता हूँ। अब यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया होता हूँ। लाइन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं दूर से ही इस तरह से दर्शन ले लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर फोटोज क्लिक करने हो तो आपको ऐसे हाथ जोड़ के फोटोज क्लिक करने होंगे, नहीं तो यहाँ के वॉलंटियर्स आपके फोन के सारे फोटोज क्लिक कर देंगे, मतलब कि यहाँ के फोटोज। ये चीज देख के आपको यहाँ के साफ सफाई का अंदाजा तो लग गया होगा। कुछ लोग मुझे टेंपल के बाहर ऐसे बैठे हुए दिखे, तो मैं भी वहां पर थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे वाघा बॉर्डर की परेड देखने जाना है, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा। इस ऑटो में बैठकर अभी मैं जा रहा हूँ वाघा बॉर्डर की परेड देखने। गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलते ही ये ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। ये ऑटो वाले आने जाने का किराया दोनों साथ में लेते हैं। हमारा ऑटो बीच में ही खराब होता है, जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे परेड थोड़ी भी मिस नहीं करनी थी, इसलिए मैं तेजी से भागता भागता पहुंच जाता हूँ। फाइनली मैं स्टेडियम पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं इसे स्टेडियम कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसी स्टेडियम से कम भी नहीं है। अमृतसर कभी आए तो ये परेड एक बार जरूर देखना, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अभी आपको यहाँ से तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप ये फील करोगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। आपने मैच तो कई बार देखा होगा, लेकिन ये परेड आप लाइव अपनी आंखों से यहाँ बैठकर जब देखोगे तो वो जो फील रहेगा ना, वो मैच से कहीं ज्यादा रहेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये 1 घंटे की परेड आपके अंदर के देशभक्त को जगा कर रख देगा। इसकी छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ। जालियनवाला बाग जितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है, उतनी ही भयानक इसकी कहानी है। आखिर क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 की तारीख थी। बैसाखी का वो दिन था। सारे सिख बांधव जालियनवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आए थे। इस बात का पता जब जनरल डायर को चला तो वो पूरी फोर्स के साथ में जालियनवाला बाग में घुस गया और उसने बिना कोई चेतावनी के अंधाधुंध गोलियों की बारिश करना शुरू कर दिया। इस जनसंहार में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गए थे और 1500 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। ये शहीदी कुआं है। जनरल डायर के हिंसाचार से बचने के लिए बहुत सारे लोग इस कुएं में कूदे थे, लेकिन यहाँ पर भी वो मर गए। ये हिंसाचार इतना भयानक था कि यहाँ के दीवारों पर आपको अभी भी गोलियों के निशान दिखेंगे।
जालियनवाला बाग के अंदर आने के लिए एक ही छोटा सा रास्ता था और इस बात का पता जनरल डायर को हो चुका था, इसलिए उसने उस रास्ते को बंद कर दिया और उसके सैनिकों को आदेश दिया कि गोलियां तब तक चलाई जाए जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती। जरा सोच के बताओ, इतनी सारी खाने की चीजें मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ? चलिए मैं ही बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 4 बज चुके हैं और इतनी जल्दी मैं आज इसलिए उठा हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और आज मैं रोज़ा रखने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, तो जस्ट अभी मेरी सहरी ख़त्म हुई है, तो अगर कोई गलती अगर मेरे से होती है तो मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता। जस्ट मुझे रोज़ा रखना था तो मैंने रखा है, तो गलती हो सकती मुझसे, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो मेरे इस पूरे दिन का फुल वीडियो भी अवेलेबल है, उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जाके देख लेना, प्लीज देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सुबह सहरी के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और दोपहर में मैं घूमने को निकल जाता हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा होती है और इतने धूप में मैं घूमता हूँ, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है इसका मैंने फुल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगा, तो वीडियो जाके जल्दी से देख लेना। अमृतसर से जम्मू तवी के लिए रात में 1:30 बजे की ट्रेन होती है। ट्रेन 1 घंटा लेट होती है, लेकिन ट्रेन आने के बाद में बैठने को जगह अच्छे से मिल जाती है। सुबह 6:30 बजे ही मैं जम्मू तवी पहुंच जाता हूँ और वहां से आगे बस से जाना होता है, तो ऐसा कुछ 110 रुपये का टिकट कटा के मैं कटरा के लिए निकल जाता हूँ। बस में मुझे आगे ही जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से मुझे ये सुंदर नज़ारे सामने से ही देखने को मिल जाते हैं। कटरा आने से पहले बस एक जगह पर 15-20 मिनट के लिए रुकती है, जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। और हाँ, कटरा में प्रीपेड सिम नहीं चलता। अगर आपको कटरा में ज्यादा दिन तक रहना तो आप एक नया सिम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कटरा आते ही मैं सबसे पहले होटल ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना होता है और फ्रेश भी होना होता है। होटलों की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं, बस ये रेट कुछ भी बोलते हैं तो आपको यहाँ पर बार्गेनिंग करना है। होटल भी मिल जाता है, मेरा रेस्ट भी हो जाता है और मैं फ्रेश होकर दोपहर में निकल जाता हूँ वैष्णो माता के दर्शन के लिए। अब आगे की बातें मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। फ्रेश होकर मैं दोपहर में ही वैष्णो माता के दर्शन के लिए निकल जाता हूँ। 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, सोच के मैं अपने साथ में डंडा लेता हूँ। रास्ते में आपको कई सारे ऐसे दुकान मिल जाएंगे। 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद मैं थोड़ा सा रुककर बैठ के पानी पीता हूँ। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। अपने पीठ को देखता हूँ तो बैग की वजह से मेरी पीठ पूरी तरह से गीली हो चुकी होती, तो अपने डंडे का कुछ ऐसे यूज करके मैं बैग को लटकाता हूँ, क्योंकि डंडे का यूज तो अभी तक हुआ ही नहीं है। फिर अतकुआरी के पास आ जाता हूँ, लेकिन अतकुआरी के पास आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर 40 घंटे की वेटिंग होती है। यहाँ पर मैं प्रसाद के बाद चाय ले रहा था, तभी मुझे यहाँ पर एक नया दोस्त मिल जाता है, और हाँ, ये वीडियो भी उसी ने ली है। इसका नाम सचिन है। अब इसकी गलती की वजह से हम सबसे पहले ऊपर वाले मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वैष्णो माता के दरबार भी पहुंच जाते हैं। माता के दर्शन के लिए मैं जब जाता हूँ तब वहाँ मेरे साथ एक बुरा किस्सा होता है, जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। दर्शन लेके मैं वापसी के लिए निकल जाता हूँ। आते आते मुझे सुबह हो जाती है। होटल पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी कमरा खाली नहीं है, तो मैं यहाँ के अटेंडेंस के रूम में ही सो जाता हूँ। शुरू ये कुछ महाराष्ट्रियन लोग हैं जो मेरी तरह ही वैष्णो माता के दर्शन के लिए कटरा आए थे, और मैं भी एक महाराष्ट्रियन हूँ। जब आप अपने घर से बहुत दूर होते हो और वहाँ पर आपको आप यहाँ के लोग मिल जाते हैं, हाँ भले आप एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन फिर भी खुशी तो होती है। पठानकोट में उस दिन कुछ इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से सारे होटल बुक्ड होते हैं, तो बहुत दिक्कतों के बाद मुझे ये डॉर्मेट्री मिल जाती है। वैसे जाना मुझे धर्मशाला था, लेकिन बॉडी को रेस्ट भी तो जरूरी है, सो मैं पठानकोट ही रुक जाता हूँ। सुबह सुबह मैं पठानकोट से धर्मशाला के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तो ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ और धर्मशाला में तो ट्रेन जाती ही नहीं। अब बस से जाना यानी टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, साथ में भाड़ा भी ज्यादा लगेगा, और पहाड़ी एरिया में भाड़ा तो कुछ ज्यादा ही होता है। 50 रुपए की जगह 200 रुपए देकर मैं पठानकोट से धर्मशाला के लिए इस बस से निकल जाता हूँ। पठानकोट से धर्मशाला कोई ट्रेन जाती नहीं, इसलिए मुझे इस बस में जाना होता है। 202 रुपए का टिकट देके पहले तो मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो जनरल में ट्रैवल करने वाला आदमी हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक भैया मिल जाते, ये कतार में जॉब करते और कुछ देर के लिए अपने फैमिली के साथ रहने के लिए इंडिया में आए हैं। अब इनके साथ मेरी दोस्ती अच्छी हो जाती है, तो मुझे अपने कुछ फोटोज दिखाते जो इन्होंने कतार में क्लिक किए थे। ये तो आगे चल के उतर जाते हैं, लेकिन मैं हिमाचल के पहाड़ी रास्तों को खूब एंजॉय करता हूँ। धर्मशाला तो मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहां से मैक्लोडगंज जाने के लिए मुझे ट्रैफिक जाम की वजह से कोई ऑटो नहीं मिलता। तभी मुझे ये भैया मिल जाते जो मुझे लिफ्ट देते, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से ये भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिर मैं वहां से अकेले ही मैक्लोडगंज के लिए पैदल पैदल निकल जाता हूँ। मैं मैक्लोडगंज भी पहुंच जाता हूँ, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होती है, क्योंकि मैक्लोडगंज में होटलों के रेट बहुत ज्यादा है। अब आप इसे नसीब कहो या और कुछ, लेकिन इतने महंगे जगह पर भी ये सर मुझे बहुत ही कम रेट में एक अच्छा रूम ऑफर करते हैं। अपने रूम में बैग रख के मैं खाना खाने के लिए निकल जाता हूँ। धर्मशाला की मेरी होटल से सिटी का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
रात में नींद इतनी अच्छी आई थी कि पता ही नहीं चला सुबह के 11 कब बजे। मैक्लियोडगंज के रोड पर आपको ट्रैफिक हमेशा ही मिलेगा। फिर मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ के नजदीक की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। यहाँ पर कई सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, तो ये सबसे ज्यादा नजदीक है। यहाँ पर आप रोपवे का भी मजा ले सकते हैं, जिसका 1 सेट का फेयर 450 रुपए है। मॉनेस्ट्री के बाहर मुझे ये लोग गाना गाते हुए दिखाई दिए। ये बड़ा ही सुंदर गा रहे थे। और यहाँ पर मुझसे ये चीज टूट जाती है, किसी को बताना मत। फिर मैं पहुंच जाता हूँ सुगलाकंग कॉम्प्लेक्स, जो कि 14वें दलाई लामा का घर भी है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है। उसका रीजन ये मंदिर भी है और बुद्धिस्ट मंक्स का निवास स्थान भी है, तो शांति तो बनती है। धर्मशाला से शिमला आ जाता हूँ। अगेन इसका फेयर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 540 रुपए। मुझे समझ में आ चुका था कि इन पहाड़ों में घूमना और यहाँ पर स्टे करना मेरे बस की बात नहीं है। यही वो रीजन है कि शिमला जैसी सुंदर सिटी में आने के बावजूद भी शिमला को मैं अपने प्लान से स्किप कर देता हूँ। इसलिए मैं जल्द से जल्द कोई नजदीकी रेलवे स्टेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और इस चक्कर में जो मेरी मगजमारी होती है वो पूछो मत, क्योंकि मैं धर्मशाला से शिमला आता हूँ, शिमला से सोलन, सोलन से कालका और फिर कालका से अम्बाला। और अम्बाला आकर मैं राहत की सांस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ से मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। अब सोचो मैं कितना ज्यादा थक गया होगा, क्योंकि मैं पिछले 24 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ और पहाड़ों में 24 घंटे ट्रैवल करना कोई इजी टास्क नहीं है। अम्बाला आते ही मैं सबसे पहले अपने कपड़े धो देता हूँ, इतने सारे कपड़े, क्योंकि कल भी पूरा दिन मुझे ट्रैवल करना है। भूख तो मुझे बहुत जोरों से लगी है और कुछ अच्छा खाने का मन भी कर रहा है। और इतने दिनों की ट्रैवलिंग में मैंने एक बार भी नॉनवेज नहीं खाया, तो मैं नॉनवेज खाने चले जाता हूँ। लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत गंदा होता है। मैं ऋषिकेश और हरिद्वार में कंफ्यूज होता हूँ, तो गूगल से पूछ लेता हूँ। गूगल मुझे ऋषिकेश सजेस्ट करता है, तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश आने के बाद में मुझे बहुत ही सुंदर धर्मशाला में बहुत ही सुंदर सा कमरा मिल जाता है। वहाँ पर मैं फ्रेश होकर फिर निकल जाता हूँ ऋषिकेश घूमने के लिए। सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ राम झूला, जिसपे से गंगा नदी बहुत ही सुंदर दिखती है। फिर पहुंचता हूँ गीता भवन और उसके बाद में परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ पर गंगा आरती होनी होती है। और यहाँ पर आरती की तैयारियां पहले से शुरू होती है, लेकिन ये भजन बहुत ही सुंदर थे। जय जय यहाँ पर एक फॉरेनर लेडी मंक भी है, जो बहुत ही अच्छे से हिंदी में स्पीच देती है। और आज की आरती में एक स्पेशल गेस्ट भी आए थे। ये जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर है। हाल ही में इन्होंने प्रभास के साथ में एक बॉलीवुड मूवी डायरेक्ट की है। यहाँ की गंगा आरती तो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन गंगा आरती के बाद में यहाँ राष्ट्रगीत होता है और जाते जाते मैं जानकी झूला भी देख लेता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं रोज की तरह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है और ये जरूरी भी है और सबको करनी चाहिए। और आज मैं फिर से एक बार ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, क्योंकि कल मुझे इतना कुछ मजा नहीं आया था। आज मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो खाना खा लेता हूँ। अब मेरे प्लेट में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने खाना ऑलरेडी खा लिया है। इस कड़कती धूप में आइसक्रीम खाने का मजा भी कुछ और ही होता है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ त्रिवेणी घाट। कल के कंपैरिजन में ये घाट मुझे बहुत ही सुंदर लगा और बहुत ही बड़ा, और ये मेरे रूम से बहुत नजदीक भी है। इन लोगों को नहाता देख मेरी भी नहाने की इच्छा हो जाती है, और इस बच्चे को देख के मुझे समझ में आता है कि सुकून क्या होता है। तो मैं भी सुकून के चक्कर में घाट पर बहुत दूर जाकर बैठता हूँ। वहाँ पर मुझे सर और एक लड़की मिलती है। अब इनकी एक अलग से इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। आपने जू में तो हाथी को बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या जंगल से आते हुए हाथी को कभी देखा है? और फिर यहाँ की गंगा आरती शुरू होती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ की गंगा आरती तो बहुत बढ़िया होती है। चलिए मैं आपको कल की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं घाट पर ऐसे बैठा होता हूँ और मेरे सामने ये सर और लड़की होती है। ये लड़की 10 रुपए की कोई चीज सर को बेचती है, लेकिन सर लेने से मना करते क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती। सर उसको पोएम सुनाने को कहते हैं, फिर उसके बाद उसको 10 के बदले 20 रुपए देते हैं। सर का नेचर देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। फिर हम दोनों में दोस्ती होती है। फिर सर मुझे आरती के लिए लेके जाते हैं। अब रिचुअल्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होता है, तो सर मुझसे रिचुअल्स करा के लेते हैं। फिर मुझे गंगा में नहाने के लिए भी कहते हैं। पहले तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन नहाना तो मुझे भी होता है, तो मैं नहा लेता हूँ। जाते जाते मुझे ओम देते हैं और साथ में मेरे हाथ में रुद्राक्ष का बैंड बांधते हैं और कहते हैं कि ये हमारा फ्रेंडशिप बैंड है। सोच के ये अजीब लगता है कि 2 घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे।
ऋषिकेश के बाद मैं पहुंच जाता हूँ हरिद्वार और यहाँ आते ही मैं यहाँ की ऑटो की ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और ये है कि यहाँ पर आपको होटल डॉर्मेटरीज रहने के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सस्ते से सस्ता और महंगा से महंगा होटल आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और बात करें खाने की तो खाना भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। क्लॉक रूम में अपने बैग को रख के मैं हरिद्वार घूमने निकल जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ हर की पौड़ी। जितना सुंदर ये मंदिर होता है उससे ज्यादा कई सुंदर मुझे यहाँ की गंगा नदी दिखाई देती है। पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ की गंगा नदी मुझे ऋषिकेश से भी सुंदर दिखाई दे रही थी। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे और शायद इसलिए भी क्योंकि ये मेन शहर से जाती है तो हम इसके दोनों भी तट को देख सकते हैं। तभी मुझे यहाँ पर मेरी तरह एक सोलो ट्रैवलर मिल जाता है जो देहरादून से आया होता है। हुआ ये होता है कि इसे एक फोटो क्लिक करना होता है तो मैं इसका फोटो क्लिक कर देता हूँ, बदले में ये भी मेरा फोटो क्लिक करता है। यही तो होता है सोलो ट्रैवलिंग में। इस तरह से हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है, फिर हम दोनों साथ में ही घूमते हैं। मेरी तरह इसे भी सोलो ट्रैवलिंग करना ही पसंद है। दोनों की भी शाम की 5:30 बजे की ट्रेन होती है तो हम स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं और जाते जाते साथ में हम थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। मथुरा आते ही मुझे इन भाई साहब के दर्शन हो जाते हैं जो मेरी तरह पैसे से व्याकुल हो चुके थे। लेकिन आज मुझे भी इनकी तरफ बिना रूम के सोना पड़ेगा, यानी कि स्टेशन पर, क्योंकि अभी रात के लगभग 1 बज चुकी है और इतनी रात में मुझे बाहर जाना सही नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही सो जाता हूँ। सोचना क्या है, सो ही जाता हूँ। स्टेशन पर भी इतनी अच्छी नींद आती है ये मुझे सुबह पता चला जब मैं सुबह के 8 बजे उठा। फिर उठते मैं निकल पड़ा रूम की खोज में। तभी मुझे सुंदर सी डॉर्मेट्री मिल जाती है और यहाँ पर फ्रेश होकर मैं खाना खाने के लिए निकल जाता हूँ। खाना खा के मैं फिर से डॉर्मेट्री में आता हूँ क्योंकि आज मेरा घूमने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज दिन भर मैं ऐसे ही आलसियों की तरह लेटा रहा क्योंकि थोड़ा सा आलसी तो मैं हूँ ही। फिर शाम के टाइम मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ। अभी यहाँ आसपास घूमने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं स्टेशन के जस्ट पास में ही रुका हूँ। जाना मुझे वृंदावन है लेकिन आलस की वजह से मुझे यहाँ पर ही बहुत ज्यादा समय हो चुका था। फिर मैं ऐसे ही पागलों की तरह मथुरा के सड़कों पर घूमता हूँ और गन्ने का जूस पीकर फिर से अपने डॉर्मेट्री वापस आ जाता हूँ। पूरा दिन आराम करने के बाद आज मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने। जाते ही सबसे पहले मुझे पोतरा कुंड दिखाई देता है। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण के कपड़े धोए जाते थे जिसे पोतरे कहते हैं, इसलिए इस कुंड का नाम पोतरा कुंड है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं पर जमा करके आपको मंदिर बाहर से ही दिखा देता हूँ। फिर मैं पहुंच जाता हूँ वृंदावन इस्कॉन टेम्पल देखने। लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है और मुझे कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ के छोटे बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ और जब भीड़ कम होती है तो अंदर चले जाता हूँ। लेकिन अंदर जाने के बाद यहाँ की वाइब कुछ अलग ही होती है भाई, आप खुद ही देख लो। इंडियन तो इंडियन लेकिन फॉरेनर्स भी झूम रहे थे भाई। मथुरा आने के बाद अगर आपने प्रेम मंदिर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ प्रेम मंदिर। जितना सुंदर ये मंदिर है उतने ही सुंदर इसके आसपास के दृश्य है, जिसमें राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, गोवर्धन लीला, कालिया नागदमन जैसे और भी कई सारे दृश्य बहुत ही सुंदरता और सरलता से यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा किया गया है। इसे बनाने में लगभग 11 साल और 100 करोड़ का खर्चा भी हुआ है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। ये मंदिर दिन में जितना सुंदर दिखाई देता है उससे कई ज्यादा सुंदर ये रात में दिखाई देता है। और रात में यहाँ पर भीड़ कुछ इस तरह की हो जाती है, इतनी ज्यादा भीड़ कि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग खो तक जाते हैं। और इस जगह पर आपको अपने जूते और चप्पल का खास ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि एक बार आप उतार के गए तो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लगा, किसी अपने को जूते और चप्पलों के पास छोड़ देना, बाद में आप रुक जाना। लखनऊ में यहाँ पर कोई फालतू रीजन से ट्रैफिक जाम हो जाता है तो मैं भी इसे ऐसे देखते रहता हूँ। तभी मेरी यहाँ पर रोड साइड में मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले इस भैया से मुलाकात होती है। हमारी बातचीत काफी देर तक चलती है तो फिर ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने होटल चले जाता हूँ और पता नहीं क्यों लेकिन रात में लगभग 1 बजे के करीब मुझे चाय पीने की चुल मच जाती है। और चाय का एड्रेस भी मुझे इसी भैया ने बताया था। वैसे चाय काफी बढ़िया थी। और वापस जब आता हूँ तो यहाँ पर पूरी मार्केट ऐसी खुली हुई थी जैसे मानो शाम के 7-8 बजे हो। ये महिला किसी अच्छे घर से लग रही थी लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर टिकट बेच रही थी, जिसे देख के मुझे काफी अच्छा लगा। आज की महिलाओं का हर चीज में योगदान है। प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी भीड़ देख के मुझे समझ आ गया था कि आज मुझे बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, लेकिन सीट मुझे बड़ी आसानी से मिल जाती है। तभी मुझे ये कुछ लोग दिखाई देते हैं जो सांपों को अपना बिजनेस मॉडल बनाकर पैसे कमाने निकले थे। ऐसे सांप की पप्पी ली, इसे सर पे लगाया और निकालो पैसे। अब अगर नहीं दिए पैसे तो पाप लगेगा। अब पाप नहीं लगना चाहिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे। आपने कभी किसी फॉरेनर लेडी को हिंदी में गाते हुए देखा है, वो भी परफेक्ट हिंदी एक्सेंट के साथ में? अगर नहीं तो ये देख लो।
जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव विमलया जय गोविंदा प्रभु जय गोपाल केशव माधव विमलया जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव विमलया प्रभु। ट्रेन में एक क्यूट सा बच्चा मेरी तरफ देख के कुछ ज्यादा स्माइल किया जा रहा था, तो मैंने भी इसे स्माइल दे दी, लेकिन इसकी स्माइल रुकने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं क्यों ये मुझे कुछ ज्यादा ही स्माइल देने लगा था, तो मैंने मेरे पास की मूंगफली उसे दे दी। मूंगफली तो उसने बड़े प्यार से ले ली, लेकिन उसकी स्माइल अभी भी रुकने को तैयार नहीं थी, तो मैंने मेरे पास जितनी भी मूंगफली थी सब उसको दे दी। और उसने वही किया जो हम सब लोग बचपन में किया करते थे, उसने पूरा का पूरा पैकेट अपने जेब में रख दिया ताकि कोई देख ना ले। लेकिन फिर बाद में उसने उस मूंगफली को अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी किया। अब उसमें भाई कौन था बहन कौन था ये तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि चारों ही लगभग सेम एज के थे। हार्डली सब में एक एक डेढ़ साल का गैप होगा। देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके माँ बाप बड़े जल्दी में थे, और होंगे क्यों ना, उनको ट्रेन जो पकड़नी थी। अपने देश की आबादी बढ़ाने में इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। पानी पीने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है भाई। फिर समोसे वाले भैया आ जाते, मैं इनसे समोसे लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख भी बड़ी जोरों से लगी होती। समोसे खाते खाते वाराणसी आ जाता है, और यहाँ पर तो स्टेशन पर भी साइकिलें चलती है। कहते हैं कि भारत में सबसे अच्छी गंगा आरती वाराणसी में होती है, तो आज मैं वही आरती देखने जाने वाला हूँ। लेकिन आरती तो शाम को होती है, तो तब तो कुछ खा लेते हैं। तो मेरा लिट्टी चोखा खाने का बहुत दिन से मन था, तो मैंने लिट्टी चोखा ट्राई किया, वाकई में बढ़िया था। फिर उसके बाद में यहाँ की फेमस लस्सी ट्राई की। फिर उसके बाद मैं डॉर्मेट्री आ गया। मेरा शूज थोड़ा मेंटेनेंस पे था, तो उसे रिपेयर कर दिया। और शाम के टाइम फिर मैं निकल गया घूमने के लिए। और यहाँ के गलियों में घूमने का एक अलग ही मजा है। जो घूमे उनको पता है, लेकिन जो नहीं घूमे वो यहाँ आकर एक बार जरूर घूमना। इन छोटी छोटी गलियों में आपको घर, मंदिर, खाने पीने की दुकानें, बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक समोसा मांगा था टेस्ट करने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे पूरा का पूरा छोला समोसा दे दिया, जिसकी वजह से अब मेरे पेट में जगह ही नहीं है कुछ और टेस्ट करने के लिए। 5:30 बजे ही मैं पहुंच जाता हूँ दशाश्वमेध घाट पर। वैसे आरती लेट होती है, लेकिन आरती देखने के लिए यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती कि बैठने के लिए जगह तक नहीं मिलती। और मुझे तो आरती नजदीक से देखनी थी, इसलिए मैं भी जल्दी जाता हूँ अपने लिए अच्छे से जगह ढूंढने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मुझे लगा नहीं था यार इतने जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 0 से लेके 600 होने के लिए मुझे 4 महीने लगे थे, और 600 से लेके 1000 होने के लिए सिर्फ 4 दिन। तो बहुत फास्ट हुए हैं। तो उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन कभी ना कभी हमारी वीडियो देखी है, और उनको भी थैंक यू जो लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं। बाकी ऐसे ही प्यार देते रहना। वक्त बदलना है, डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। आज मैं जा रहा हूँ वाराणसी के उस घाट को देखने जहाँ पर चिता जलना कभी बंद ही नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की। यहाँ पर दिन के 24 घंटे, साल के 362 दिन चिता जलती ही रहती है। कहते हैं कि यहाँ पर दिन भर में 150 से भी अधिक चिताएं जलती है, और कभी कभी ये आंकड़ा 200 को भी पार कर लेता है। कहते हैं कि यहाँ पर चिता जलाने से उस इंसान को मोक्ष मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा ही चिता जलती रहती है। आमतौर पर किसी भी घर में जब मृत्यु होती है तो सब लोग रोते हैं, लेकिन इस घाट पर आपको कोई भी रोता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस मरने वाले इंसान को मोक्ष प्राप्ति होने वाली होती है। इस घाट को लेकर कई सारी मान्यताएं और कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि देवी पार्वती के एक कर्ण का फूल यहाँ के कुंड में गिरा था। उसे ढूंढने का काम भगवान शिव को दिया गया था, और उस कर्ण फूल का नाम मणिकर्णिका था। उसी कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। इस घाट को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसे देखने के बाद मेरे मन में कई सारे प्रश्न तैयार हो गए। वाराणसी से सारनाथ में इस सुंदर सी एसी बस में जा रहा होता हूँ। एसी इतनी चिल्ड होती है कि मुझे नींद कब लगी पता ही नहीं चला, और जाते जाते मैं इस भाई साहब को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैं सोया हूँ ये देखकर इन्होंने मुझे उठाया नहीं, और जब बस फुल भरी तब जाके उन्होंने उठाया। और सारनाथ आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को देखता हूँ जो सबसे पहले पड़ती है। अब इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने पहली बार अपने 5 अनुयायी को लेकर यहाँ पर सर्वप्रथम उपदेश किया था। आगे चलकर सम्राट अशोक ने इस जगह को काफी अच्छे से डेवलप किया, और यहाँ पर एक बड़ा सा धार्मिक स्तूप बनाया। एक अंग्रेज ने इस स्तूप को ऊपर से खोदने की कोशिश की, तो उसे उस स्तूप के अंदर एक बुद्धिस्ट मंत्र मिला जो कि उस टाइम की भाषा में लिखा था।
बौद्ध धर्म से जुड़े कई सारे सम्राटकालीन अवशेष आपको यहाँ पर टूटे फूटे अवस्था में दिखाई देंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म को नष्ट करने के कई सारे प्रयत्न उस समय किए गए थे। वाराणसी चाट और खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आज मैं ऐसे ही कुछ चीज़ों के रिव्यू करने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली ट्राई किए। तो सबसे पहले मैंने लिट्टी चोखा ट्राई किया था। अब यहाँ का टेस्ट मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, ठीक ठाक था। उसके बाद मैंने लस्सी ट्राई की। अब लस्सी तो यहाँ हर जगह मिलती है और हर जगह इसका टेस्ट अलग अलग होता है, तो ये भी ठीक था। यहाँ पर मैंने रबड़ी ट्राई की और यहाँ का जो रबड़ी का टेस्ट था ना, वाकई में बहुत बढ़िया था। इतना अच्छा था कि मैंने यहाँ पर 2 प्लेट खाई। वैसे स्वीट में ज़्यादा खाता नहीं हूँ। ये है यहाँ की फेमस टमाटर चाट। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगा। फिर गुलाब जामुन ट्राई किए, उसका टेस्ट भी बाकी जगह से थोड़ा बेटर था। मुझे लगा था यहाँ की पानी पूरी कुछ खास होगी, लेकिन वो भी बाकी की तरह ही सेम थी। फिर उसके बाद मैंने लस्सी ट्राई की। ये कुछ अलग तरीके की लस्सी थी और इसका टेस्ट पहली वाली लस्सी से बहुत ज़्यादा बेटर था। सारनाथ में गेट पर मुझे फॉरेन कपल दिखाई देता है जो सिक्योरिटी से वाईफाई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट्स ऑनलाइन होते हैं। तो मैं इन्हें बोलता हूँ कि चलिए मैं आपको वाईफाई देता हूँ। जब मैं वाईफाई देता हूँ तो फिर भी इनका काम नहीं होता, तो मैं इन्हें बोलता हूँ कि अगर आपको अंदर जाना ज़रूरी है तो मैं आपके टिकट कर देता हूँ, आप मुझे पेमेंट कर देना। तो मैं अपने कार्ड से इनका पेमेंट कर देता हूँ, फिर ये मुझे कैश पे करते हैं। फिर जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर हमारी फिर से एक बार मुलाकात होती है, तो हम साथ में कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं। फिर मैं अपने रास्ते निकल जाता हूँ और वो अपने रास्ते। आगे चलकर मैं एक जगह जाके रुक जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ। तो कुछ देर बाद वो दोनों भी वहाँ पर आते हैं और मेरे साथ बैठते हैं। फिर हम लोगों में बहुत सारी बातें होती है। फिर मैं उन दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ और वो मुझे बार बार उस पेमेंट के लिए थैंक यू बोल देते हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन शायद उन्हें कुछ खास लगा हो। और जाते जाते इन दोनों ने मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अपने देश में आने के लिए इनवाइट किया। आज मैं देखने जा रहा हूँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। उसके लिए सबसे पहले मैं गोरखपुर आता हूँ। गोरखपुर से बस लेके मैं पहुंच जाता हूँ कुशीनगर, और कुशीनगर में आते ही सबसे पहले मैं देखता हूँ ये थाई बुद्धिस्ट टेम्पल। उसके बाद पहुंच जाता हूँ पैगोडा देखने। ये सुंदर सा पैगोडा देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल पर। इसी जगह पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इस जगह पर भगवान बुद्ध की जो आखिरी मुद्रा थी उसकी विशाल मूर्ति बनाई गई है। गन्ने का रस पीकर मैं आगे बढ़ता हूँ कुंवर माता। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने आखिरी बार पानी पिया था। फिर मैं पहुंचता हूँ हिरण्यवती नदी के किनारे रामाभार तट पर, जहाँ पर गौतम बुद्ध के शरीर को जलाया गया था। यह नदी आपको अभी छोटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन पहले यह नदी बहुत बड़ी हुआ करती थी। उसी कारण जब महाकश्यप बिहार से आ रहे थे तो शाम होने के कारण उनको नदी के उसी पार रुकना पड़ा और सुबह फिर भगवान बुद्ध के शरीर को जलाया गया। फिर मैं पहुंच जाता हूँ रामाभार स्तूप, जो नदी के एकदम पास में ही है। और यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं कुशीनगर के कुछ अतरंगी दोस्त। ये लोग भी मेरी तरह यहाँ पर घूमने आए थे। फिर इनके साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुशीनगर से इन भैया से लिफ्ट लेके मैं पहुंच जाता हूँ देवरिया, और देवरिया से ट्रेन से फिर से एक बार मैं आ जाता हूँ वाराणसी। अब मैं वाराणसी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जाना है गया, और मेरी गया की अगली ट्रेन वाराणसी से है। सुबह के 3 बजे मैं वाराणसी के सड़कों पे घूम रहा हूँ, क्योंकि 4:15 बजे मेरी गया की ट्रेन है। तो टाइम है, इसलिए अभी मुझे थोड़ा भूख लगी है, तो मैं खाने का देख रहा हूँ कुछ मिलता है क्या। मेरे चेहरे का रंग देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा हाल कितना बेहाल हुआ है। सो फाइनली मैं गया पहुंच जाता हूँ, लेकिन रुको जरा, अभी और आगे जाना है। गया तो बस अभी शुरू हुआ है। गया से मुझे जाना है बोध गया, जिसके लिए मुझे और 2 ऑटो चेंज करने पड़ेंगे। मे भी एक ही ऑटो चेंज करना पड़े, डिपेंड करता है। तो कुशीनगर से बोध गया आने के लिए मुझे 1 बाइक, 2 ट्रेन और 3 ऑटो चेंज करने पड़े। तो आज करते हैं आराम और कल घूमते हैं बोध गया। बोध गया में मैं पहुंच जाता हूँ महाबोधि टेम्पल। इसी जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब इसके अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का आपको कुछ दिखा नहीं सकता, लेकिन ये जगह अंदर से बहुत ही सुंदर है। एक बार आके जरूर देखना। महाबोधि टेम्पल देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ भगवान बुद्ध की 80 फुट की विशाल मूर्ति देखने। महाबोधि टेम्पल के अलावा इस जगह पर बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स है जो अलग अलग कंट्रीज ने यहाँ पर बनाए हैं। भारत के अलावा भी कई सारे अन्य देशों में गौतम बुद्ध का बहुत प्रभाव रहा है। उसी की वजह से यहाँ पर और सारे कई टेम्पल्स भी आपको दिखाई देंगे, जैसे थाई टेम्पल, बर्मीज टेम्पल, श्रीलंकन टेम्पल, जापानीज टेम्पल, ताइवान टेम्पल, और भी कई सारे टेम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी टेम्पल्स की बनावट अपने अपने देशों की संस्कृति का दिखावा करती है, और इन सभी टेम्पल्स के नाम इतने मुश्किल है कि हम सभी को इसे एक बारी में प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। इन सारे टेम्पल्स को मैं आपको एक फुल वीडियो में अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, जो जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बोध गया में मैं जिस होटल में रुका था उस होटल के ये मालिक है। मुझे यहाँ से राजगीर जाना है, तो मैंने इनसे राजगीर का एड्रेस पूछा, तो इन्होंने पेन और पेपर लेकर मुझे एड्रेस प्रॉपरली बताने की कोशिश की। सच ए काइंड मैन। झालमुरी खाना हम सबको पसंद है, और मुझे भी, तो इसलिए मैंने यहाँ से 20 रुपये की झालमुरी ली, लेकिन ये यहाँ पर तोल के देते हैं।
सर ने बताया डायरेक्शन के मुताबिक मैंने 2 ऑटो चेंज किए और एक बस पकड़ ली जो मुझे यहाँ से डायरेक्ट राजगीर लेके जाएगी। वैसे तो मैं बस अवॉइड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगा था मैं बस में ज़्यादा बोर हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर चल रही थी गोविंदा की मूवी और मूवी खत्म होते होते मैं राजगीर पहुँच जाता हूँ। राजगीर आकर मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि मेरे पास का जो बजट है वो लगभग खत्म हो चुका है। मेरे पास अभी बस इतने ही पैसे बचे हैं और मेरा सफ़र अभी बहुत सारा बाकी है। कैसे मैनेज करना है बिल्कुल नहीं पता। दोस्तों, क्या आपने कभी ग्लास ब्रिज देखा है? चलिए आज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे हॉस्टल के इन कुत्तों से पीछा छुड़ा के मैं पहुंच जाता हूँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी राजगीर में और अभी देखने जा रहा हूँ इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, पता नहीं किस तरह से है। अंदर जाते ही बुद्धा की ये सुंदर मूर्ति दिखाई देती है, फिर टिकट निकाल के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी लाइन होती है क्योंकि ब्रिज का एक लिमिटेड वेट है, उस हिसाब से लोगों को भेजते हैं। सो फाइनली मैं ग्लास ब्रिज पर पहुंच जाता हूँ जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो डर भी खत्म हो गया। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे नहीं था, थोड़ी और हाइट पे होता तो मजा आता। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ सस्पेंशन ब्रिज में, और मैं अगर बताऊँ तो सस्पेंशन ब्रिज मुझे ग्लास ब्रिज से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ग्लास ब्रिज पर आप 5 से 10 मिनट ही रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम का कोई भी लिमिट नहीं है। आज लाइफ में पहली बार मैं टांगे में बैठा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं कुछ नए दोस्त। अब टांगा हम सब ने मिलकर शेड किया था, इसलिए हम सबको अभी साथ में रहना पड़ेगा क्योंकि टांगा वाला हमारा भी बाहर वेट कर रहा है। अभी मैं जिप लाइन में बैठा हूँ दोस्तों और बहुत मजा आ रहा है। देखिए इस जिप लाइन से हम जा रहे विश्व शांति स्तूप देखने। अब यहाँ पर आप रोपवे से भी जा सकते हैं, लेकिन जो मजा और थ्रिल जिप लाइन में वो रोपवे में नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं विश्व शांति स्तूप। अब इसका भी एक अलग इतिहास है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिर हम पहुंच जाते हैं घोड़ा कटोरा जो विश्व शांति स्तूप से थोड़ी ही दूरी पर है। मात्र 40 रुपए देकर हम इस बोट में चढ़ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो मजा आता है बहुत नेक्स्ट लेवल था, इसलिए मैं आपको इसे फुल वीडियो में बताऊंगा। अभी इसे टांगे वाले भैया की वजह से कहो या मेरा नसीब, मेरे इन लोगों से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं यहाँ पर सोलो आया था। और हाँ, इसमें इन लोगों का भी उतना ही रोल है। राजगीर से मैं पहुंच जाता हूँ बिहार की राजधानी पटना। अब पटना में मेरा रुकने का कोई भी प्लान नहीं होता है, लेकिन मेरी यहाँ पर जो गाड़ी होती है वो 3-4 घंटा लेट होती है, तो मैं पटना स्टेशन को बाहर से देखता हूँ। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स होती है वो मुझे बड़ी पसंद आती है। इन पेंटिंग्स को अच्छे से देखने के बाद मैं फिर से एक बार प्लेटफॉर्म पर आता हूँ, अपनी गाड़ी का वेट करने लगता हूँ। फाइनली मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। गाड़ी में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि मुझे उसमें जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तभी मुझे पटना स्टेशन पर ये फ्री का फाउंटेन शो देखने को मिलता है, जिसे मैं काफी एंजॉय करता हूँ। प्लेटफॉर्म पर मुझे कुछ महिलाएं दिखी जो इतने सुबह सुबह ही अपना पेट भरने के लिए इतना सारा भारी भरकम वेट उठा के काम पर जा रहे थे। मेरी दूसरी गाड़ी का वेट करते करते मुझे सुबह हो जाती है। गाड़ी जब आती है तो इसमें जगह भी मुझे बड़ी आसानी से मिलती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा होती है। अब जनरल कंपार्टमेंट में गंदगी तो होती है, लेकिन इतनी गंदगी बहुत कम बार देखने को मिलती है। और इस भाई साहब ने गंदगी को साफ करने की पूरी कोशिश की। और शाम के टाइम में पहुंच जाता हूँ न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर, और यहाँ आते ही सबसे पहले मैं एटीएम से कैश विड्रॉल करता हूँ, जो मैंने बड़ी मुश्किल से कैसे मैनेज किए है। न्यू जलपाईगुड़ी से मुझे नामची जाना था, लेकिन अभी मैं जलपाईगुड़ी के बस स्टैंड पर हूँ और मुझे यहाँ से जाना नामची सिक्किम के लिए, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई भी बसेस अवेलेबल नहीं है। ये अंकल मुझे बताते कि यहाँ से नामची के लिए सिर्फ प्राइवेट व्हीकल जाते और उनका 1 सेट का फेयर 400 रुपीज़ होता है। लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि यहाँ से नामची के लिए तो नहीं, लेकिन गैंगटॉक के लिए गवर्नमेंट व्हीकल जाती है और उनका 1 सेट का फेयर सिर्फ 200 रुपीज़ होता है। तो मैं गैंगटॉक के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन ना तो मैं नामची जाता हूँ और ना ही गैंगटॉक। गैंगटॉक से पहले एक छोटी सी और सुंदर सी सिटी आती है रैंगपो या रंगपो। हमारी बस वहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है, और जब मैं बस से नीचे उतरता हूँ तो ये जगह मुझे इतनी सुंदर लगती है कि मुझे यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। तो मैं बस में न जाते हुए मेरा पूरा दिन इसी जगह पर स्पेंड करता हूँ। भूख लगने पर दही वड़ा खाने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर होता ये है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैंने दही वड़ा ऑर्डर किया है, और मैं इसे दही पूरी की जैसा ही एक बार में पूरा खा जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। न्यू जलपाईगुड़ी शायद इंडिया का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन होगा जिसका टिकट काउंटर प्लेटफॉर्म से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सो एनजेपी से अर्ली मॉर्निंग मैं पहुंच जाता हूँ कामाख्या जंक्शन, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरी बजट में होटल बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से गुवाहाटी बहुत नज़दीक है और बड़ी सिटी है, जिसकी वजह से मुझे होटल भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मैं गलत होता हूँ। यहाँ पर मुझे बजट में तो छोड़ो, लेकिन होटल ही नहीं मिलता है भाई। बड़ी मुश्किल से मुझे गुवाहाटी में एक होम स्टे मिल जाता है, जिसकी हालत देखकर मुझे वहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता।
लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। सुबह 7 बजे से जो मेरी परेशानी हो रही थी और उसके बाद जो मुझे रूम मिला उसकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। लेकिन मेरे इस बोरिंग दिन को स्पेशल बनाया उन लोगों ने जिनके होम स्टे में मैं रुका था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, इतने ज़्यादा कि इन्होंने मुझे 24 घंटे में 3 बार खाना ऑफर किया और वो भी बिल्कुल फ्री। इन लोगों के प्यार की वजह से बोरिंग सी लगने वाली इस जगह पर मुझे थोड़ा और रुकने का मन कर रहा था। रैपिडो वाले भैया के साथ मैं निकल जाता हूँ कामाख्या देवी का मंदिर देखने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से ये भैया मुझे कामाख्या शहर की गली गली घुमाते हुए मंदिर की तरफ लेके जाते हैं। मंदिर तो मैं पहुंच जाता हूँ लेकिन गलत टाइम पर, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसका मतलब ये है कि मेरा नंबर आते आते शाम हो सकती है, मे भी रात, तो इसलिए मैं मेन मंदिर को न देखते हुए बाकी सारी मंदिर देख लेता हूँ। कामाख्या देवी मंदिर को लेकर कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये फ्री का कूपन लेकर यहाँ के प्रसाद को ग्रहण करने जा रहा हूँ। यहाँ के प्रसाद का मेन्यू किसी शादी के मेन्यू से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसमें पूरी, सब्जी, पापड़, खिचड़ी और 2 तरीके के स्वीट्स भी होते हैं। और यहाँ का प्रसाद आपको ऐसे ही खड़े खड़े ही खाना होता है। प्रसाद खाने के बाद अपने जूते और क्लॉक रूम से बैग लेकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। कामाख्या देवी का मंदिर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ पर आने जाने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इवन सिटी बस भी। अभी मैं हूँ आसाम के सबसे चर्चित और रहस्यमय कामाख्या देवी मंदिर में। भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ इसे माना जाता है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है और यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर योनि के आकार का शिलाखंड है और उसी की पूजा की जाती है। यहाँ पर हर साल 3 दिन के लिए अंबुबाची मेला भरता है और उस मेले के दौरान इस मंदिर के अंदर एक सफेद कलर का कपड़ा रख दिया जाता है और मंदिर को बंद किया जाता है। और 3 दिन बाद जब मंदिर को खोला जाता है तो वो सफेद कलर का कपड़ा लाल कलर का हो जाता है और उस लाल कलर के कपड़े को भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और यही नहीं, मंदिर के बाजू से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी इसी दौरान लाल कलर का हो जाता है। और कहा जाता है कि ये सब माता सती के मासिक धर्म के कारण होता है। इस मंदिर के परिसर में आपको बहुत सारी भेड़ और बकरियां भी दिखेंगी। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आज भी बलि दी जाती है। इस जगह को तांत्रिक विद्या और अघोरियों का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। गुवाहाटी से मैं निकल जाता हूँ डिब्रूगढ़ के लिए। मेरे डिब्रूगढ़ जाने की वजह जानकर आपको भी हंसी आ जाएगी। चलिए बता ही देता हूँ। मैं डिब्रूगढ़ सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि डिब्रूगढ़ अरुणाचल में है, आसाम में नहीं। हालांकि ये बात मुझे पहले से पता है कि डिब्रूगढ़ आसाम में ही है, लेकिन जाते टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बातें चल रही थी। खैर छोड़िए, ये है आकाश जो थोड़ी देर पहले मुझे ट्रेन में मिला था। इसे भी डिब्रूगढ़ जाना था, तो ये मुझे होटल ढूंढने में थोड़ी हेल्प कर देता है, तो मैं इसके साथ साथ पैदल निकल जाता हूँ होटल ढूंढने के लिए। ये बंदा काफ़ी अच्छा था, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। होटल मिलने के बाद मैं अपने पेट के अंदर दौड़ रहे चूहों को शांत करने जाता हूँ और शाम को जब मैं सिटी एक्सप्लोर करने निकलता हूँ तो मुझे एक डीजे रैली दिखाई देती है जहाँ पर आसाम के लोग भोजपुरी गाने को एंजॉय कर रहे थे। और फिर पहुंच जाता हूँ आसाम के फेमस बिहू फंक्शन में। हद से ज़्यादा केयरलेस हूँ यार मैं। दीमापुर की मेरी ट्रेन थी, मुझे टाइम भी पता था, उसके बावजूद मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके चल रहा था। नतीजा मेरी ट्रेन छूट गई। अब अगली ट्रेन 5 से 6 घंटे बाद है और ये लास्ट स्टेशन है। मेरी दीमापुर की अगली ट्रेन 6 से 7 घंटे बाद होती है, तो मैं दीमापुर के प्लान को एक्सटेंड करके माजुली जाने का सोचता हूँ वाया नाहरलगुन, जो कि अरुणाचल में है। अब यहाँ पर मैं एक गलती कर देता हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मुझे अभी भूख लगी तो मुझे मैगी खाने दो। वैसे भी आपको यहाँ पर मैगी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ क्या, स्टेशन के बाहर भी आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। वैसे इस मैगी का टेस्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आ जाती है। मैं ट्रेन के अंदर चढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि ट्रेन पूरी की पूरी खाली है। ट्रेन इतनी खाली है कि मेरे बैग को भी रखने के लिए एक स्पेशल सीट मिल जाती है। यह है बोगीबिल ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। इसकी टोटल लेंथ 4.94 किलोमीटर है। अरुणाचल पहुँचने के बाद में भी आखिर क्यों मैं वहाँ सिर्फ आधा ही घंटा रुकता हूँ। सिर्फ एक नाइट के लिए 110 रुपये का पास बनाना पड़ा है। अरुणाचल आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले पास बनाना पड़ता है, जिसके बिना आप कहीं पर भी नहीं घूम सकते, क्योंकि ये पास जगह जगह पर चेक किए जाते हैं। आपको आधार कार्ड दिखा के ये पास बनाना होता है और इसकी प्राइस सिर्फ 110 रुपये होती है। और मेरा पास भी लगभग बन के रेडी हो चुका होता है। तभी यहाँ के ऑफिसर्स मुझे पूछते कि मेरा यहाँ आने का रीज़न क्या है। और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ पर मैं माजुली जाने के लिए आया हूँ और मुझे बस यहाँ पर नाइट रुकना है, तो मुझे बताते कि यहाँ से माजुली जाने के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। माजुली जाने के लिए मुझे यहाँ से वापस हारमती जंक्शन जाना होगा, जिसके लिए यहाँ से आधे घंटे बाद ट्रेन मिल जाएगी।
सो इस तरह से मेरा अरुणाचल जाना वेस्ट हो जाता है। मैं हारमती जंक्शन आके खाना खा लेता हूँ और फिर रहने के लिए जगह ढूंढता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रहने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे समझ में आता है कि आज की रात मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अब यहाँ की सिचुएशन देख के मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन मुझे नींद बहुत जोरों से आ रही थी, तो मैं बिना कोई टेंशन के सो जाता हूँ। हारमती जंक्शन के स्टेशन पर रात भर सोने के बाद मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, 5 से भी पहले, क्योंकि यहाँ पर सनराइज सुबह 4:30 बजे ही होता है। मैं जैसे स्टेशन के बाहर निकलता हूँ तो मुझे छोटी सी क्यूट सी चाय की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर मुझे ये आंटी गर्मा गर्म कड़क सी चाय पिलाती है। गर्मा गर्म चाय पीकर मैं माजुली के लिए निकल जाता हूँ। मुझे यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर जाना है, लेकिन इतने ही डिस्टेंस में मैं कम से कम 6 से 7 गाड़ियाँ चेंज करता हूँ। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। हारमती जंक्शन से मुझे धुनागोड़ी घाट आना होता है, क्योंकि धुनागोड़ी घाट से मेरी माजुली के लिए फेरी होती है, लेकिन मुझे हारमती जंक्शन से वहाँ के लिए कोई भी डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती। तो मैं हारमती जंक्शन से 30 रुपए देकर लालुक आता हूँ, लालुक से 20 रुपए देकर मैं बंगलमारा आता हूँ, और बंगलमारा से 20 रुपए देकर कोई और एक गाँव आता हूँ। और अभी भी धुनागोड़ी घाट यहाँ से काफी दूर है, तो इसके आगे का सफर मैं लिफ्ट लेकर तय करता हूँ। मुझे 4 बार लिफ्ट चेंज करनी पड़ती है, और इसी बीच में बहुत सारी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करता हूँ, जो इस 60 सेकंड की वीडियो के अंदर बता पाना मुश्किल है। इसलिए मैं इसका एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। माजुली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, और आज मैं माजुली में आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद एक चीज़ समझ आई कि यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से एक कदम पीछे चल रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के वातावरण में टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कैलेंडर में 10-20 साल पीछे चल गया। माजुली के लोगों का जीवन बहुत ही सामान्य है। कहने को तो माजुली एक जिला है, लेकिन आप जैसे जैसे माजुली के अंदर जाओगे आपको वो गाँव वाली फीलिंग आती जाएगी। माजुली में महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, और उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ आने वाली हर चीज़ नदी पार करके यानी कि नाव से आती है, जिसकी वजह से उस पर ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। और इसके बावजूद यहाँ पर जो खाने का रेट है वो बाकी जगहों जैसा ही है, और यहाँ के लोगों का भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। यहाँ के एक सत्र में मुझे ये भैया मिले जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि आसाम के लोग बात करने में बहुत सॉफ्ट होते हैं। बातें करते करते इन भैया ने मुझे अपनी चाय की दुकान की एक बढ़िया सी चाय पिलाई, और इस चाय में भी एक अलग ही मिठास थी। शायद इसमें आसाम के लोगों का प्यार था। माजुली आने से पहले मैं सोच रहा था कि माजुली कोई छोटा मोटा रिवर आइलैंड होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता कि माजुली कोई छोटा मोटा रिवर आइलैंड नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी बड़ी सिटी है। इतनी बड़ी सिटी की 2016 में आसाम गवर्नमेंट ने इसे जिला घोषित कर दिया था। एक डेवलप शहर में जो भी सारी फैसिलिटीज होती है वो सारी फैसिलिटीज माजुली में अवेलेबल है। माजुली में कोई बस स्टैंड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑटो स्टैंड जरूर है। उसके अलावा यहाँ पर होटल्स है, मार्केट, मोबाइल शॉप्स, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, इवन यहाँ पर शोरूम्स भी है। लेकिन ये सोचकर ही अजीब लगता कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये सुंदर सा आइलैंड पानी के अंदर समा जाएगा। ये कोई मेरा शाप या भविष्यवाणी नहीं है, इसे देखिए। सन 1790 में माजुली का एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर था। 20वीं शतक की शुरुआत में ये घटकर 1255 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये आंकड़ा बहुत तेजी से घट रहा है, और 2014 में माजुली का एरिया सिर्फ 352 स्क्वायर किलोमीटर का था, और अभी प्रेजेंट में शायद उससे भी कम। इतना सब कुछ इतने तेजी से हो रहा है, इसके बावजूद माजुली के लोगों के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। 2 दिन माजुली में गुजारने के बाद अब बारी है माजुली से निकलकर अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने की। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो माजुली से निकलकर मैं पहुंच जाता हूँ आसाम की मिनी गुवाहाटी यानी जोरहाट में। जोरहाट से मुझे जाना दीमापुर है, लेकिन दीमापुर के लिए अभी के टाइम में यहाँ से कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जोरहाट एक बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है, और मेरी दीमापुर की ट्रेन कल सुबह 6:30 बजे है। जोरहाट के होटल में रात गुजारने के बाद सुबह 6:30 बजे ही मैं स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ, और मेरी गाड़ी भी टाइम पर आती है। तो इस तरह से मैं दीमापुर के लिए निकल जाता हूँ। प्लान तो मेरा जोरहाट के स्टेशन पर ही रात गुजारने का था, लेकिन यहाँ के स्टेशन का माहौल देख के मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं न चाहते हुए भी होटल की तरफ स्विच हो जाता हूँ। दीमापुर मैं सिर्फ एक चीज देखने के लिए आया हूँ, वो क्या है इसके लिए तो आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, जो भी लोग पेट लवर्स है या फिर नॉनवेज नहीं खाते वो इस वीडियो को कृपया ना देखें, क्योंकि शायद जो चीजें मैं भी दिखाने वाला वो आपको हर्ट कर सकती है। यहाँ पर आने से पहले इस मार्केट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन के रखा था, लेकिन एक्चुअल में जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। ये एक मीट मार्केट है। हम लोग नॉर्मली चिकन, मटन, फिश खाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसके भी आगे। ये लोग चूहा, खरगोश, मेंढक, बत्तख, कीड़े, इवन कुत्ता भी खाते हैं। नागालैंड के लोग ये सब खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग निर्दयी होते हैं। इनफैक्ट ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। नागा ट्राइब्स सदियों से हंटिंग करते आ रहे हैं, तो ये बस उनके कल्चर का एक पार्ट है। और ऐसा भी नहीं कि नागालैंड के सारे लोग इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, बस कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। मैंने नागालैंड के आदमी का एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि नागालैंड के लोग वो हर चीज खाते हैं जो चलती फिरती है।
मीट मार्केट देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ हांगकांग मार्केट, जहाँ पर कपड़े, जूते, गॉगल जैसी और भी कई सारी चीजें बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं। अभी मैं दीमापुर से डायरेक्ट धनबाद झारखंड जा रहा हूँ। सफर बहुत लंबा है, तो इसी बीच में आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पिछले ट्रिप में हुआ था। मैं मुन्नार के बस डॉर्मेटर में रुका था और वहाँ पर मेरा एक अच्छा फ्रेंड बन गया। हम दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हुआ ये कि 2 दिन बाद हम दोनों को जाना था और सुबह मॉर्निंग में वो फोन की चार्जिंग कर रहा था। मेरे फोन में भी चार्जिंग कम थी, तो मैंने उसे बोला कि भाई 10 मिनट तक मेरे फोन को देख सकता है क्या, मैं ब्रश करके आता हूँ। तो उस पर उसने हाँ बोला और 10 मिनट बाद जब मैं आता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ मेरा चार्जर होता है। वो बंदा भी गायब। बाहर जाकर देखता तो उसकी बाइक भी गायब। और मैंने जब उस बंदे को कॉल किया तो वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप उस पर डायरेक्ट शक कैसे कर सकते हो। तो पहली बात ये है कि वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था, और दूसरी बात ये है कि अगली मॉर्निंग जब मेरे भाई ने और मैंने फोन ट्रेस किया था, क्योंकि उसमें मेरा ईमेल आईडी लॉगिन था, तो उसका लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका बता रहा था और वो बंदा भी वही का था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको लोगों पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बात जब आपके वैल्यूएबल्स की आती है तो आपको उसकी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, मेरी तरह नहीं। एक गाड़ी से उतरा और तुरंत दूसरी गाड़ी अभी फटाफट पकड़ना है, टाइम भी हो गया ज़्यादा। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है तो मैं जल्दी जल्दी में एसी वाले कोच में बैठ जाता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए। इससे पहले टीसी साहब मुझे कुछ बोले, मैं उस कोच में चले जाता हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, जनरल कोच में। और यहाँ पर हमेशा की तरह भीड़ होती है और आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। ये मेरे इस ट्रिप का अभी तक का सबसे वर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस है। मैंने ट्रेन में अभी तक भीड़ तो बहुत सारे देखी, लेकिन इसमें हुआ ये कि जब भी कोई स्टेशन आता तो इस ट्रेन से कोई भी नहीं उतरता था और चढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से इस ट्रेन में भीड़ बढ़ते जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के पास बैठना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं होती है। जैसे तैसे मैं धनबाद पहुंच जाता हूँ। मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मुझे इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ना भी जान पे आ रहा था। हॉस्टल पर जाते ही मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अचानक मेरा ध्यान मेरे सर के बालों पे जाता है तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरे बाल तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा कि ये कान के ऊपर तक आ रहे हैं, और ऐसा रहा तो ये बहुत जल्दी कान के अंदर भी घुस जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये कान के अंदर घुस जाए, मैं भागा भागा नाई की दुकान की तरफ पहुंच जाता हूँ। और जैसे नाई की दुकान पर पहुंचता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो मैं दूसरे दुकान की तरफ पहुंच जाता हूँ। और वहाँ जाते ही मेरा तुरंत ही नंबर लग जाता है और कटिंग वाले भैया मेरे बाल काटने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। बाल काटने के बाद फेस मसाज भी कर लेता हूँ, क्योंकि इतने ट्रैवलिंग के बाद मेरे फेस पे कम से कम 1-2 किलो मिट्टी तो आराम से जमा हो गई होगी। कटिंग वाले भैया की 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से बन गए। अब ये मेरे दोस्त की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बने, लेकिन कटिंग वाले भैया ने अपना एफर्ट पूरा लगाया, तो इसके बदले में भैया को 100 रुपए देता हूँ, वो भी पूरे छुट्टे। हॉस्टल वापस आकर मैं अपने कपड़े धो देता हूँ, क्योंकि 2 दिन की इंटेंस ट्रैवलिंग के बाद मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही गंदे हो गए थे। धनबाद में मुझे इस लेक के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वैसे अगर और कुछ है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 20 रुपए की ये सस्ती लस्सी लेकर मैं अपने अंदर बढ़ रही गर्मी को शांत करने की कोशिश करता हूँ और पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। टाटानगर का टिकट लेके मैं निकल जाता हूँ मेरी अगली डेस्टिनेशन पुरी की तरफ, जो कि उड़ीसा में है। अभी मैं जिस ट्रेन से जा रहा हूँ वो एक पैसेंजर ट्रेन है और मैं बहुत टाइम के बाद में कोई पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी ट्रेन के मुकाबले पैसेंजर ट्रेन बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम होती है और हर छोटे मोटे स्टेशन पे रुकती है। लेकिन मेरी इस बोरिंग जर्नी को एंटरटेनिंग बनाता है छोटा सा क्यूट सा बच्चा, जिसकी वजह से मुझे टाटानगर का स्टेशन कब आया पता भी नहीं चलता। टाटानगर उतरते ही तुरंत 5 मिनट बाद मेरी दूसरी ट्रेन होती है, जो मुझे सीधा पुरी लेके जाने वाली है। मुझे भूख बहुत ज्यादा लग जाती है तो मैं झालमुरी खाता हूँ और सुबह के 6:30 बजे ही मैं पहुंच जाता हूँ पुरी के स्टेशन पर। पुरी जैसी जगह पर एक बजट होटल ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और वहाँ पर मुझे ऑटो वाला एक छोटा दोस्त एक बजट होटल ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। पुरी आने के बाद मैं उस जगह को देखने के लिए निकल जाता हूँ, जिसे देखने के बाद मेरा एक गोल पूरा होने वाला है। लेकिन क्या है वो गोल, इसे जानने के लिए उसी जगह पर चलते हैं। उस जगह पर जाने के लिए मैं पुरी के बस स्टैंड पर आता हूँ। वहाँ पर मुझे एक नया दोस्त मिलता है, जिसे मैं चॉकलेट देता हूँ। बस में बैठकर मैं निकल जाता हूँ उस जगह को देखने के लिए। लेकिन कौन सी जगह, तो मैं भी जा रहा हूँ कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने, जो सूर्य देवता को समर्पित है। और वहाँ जाने के बाद ये भैया 10 रुपए की नई नोट देकर मेरी बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसी का तो काम है यहाँ पर। सूर्य मंदिर का निर्माण 13वें शतक में किया गया था। इसका आकार एक बड़े से रथ के जैसा है, जिसके ऊपर सूर्य देवता विराजमान है और इसकी लंबाई 100 फीट है। इस रथ को 24 पहिए है, जो दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं, और इससे हम समय का पता भी लगा सकते हैं। और ये फोटो क्लिक करके मेरा एक गोल भी पूरा हो जाता है, क्योंकि ये फोटो 10 रुपए के नोट पर भी है। और इस जगह के साथ मेरी उस हर जगह को विजिट हो जाती है जो भारतीय नोटों के ऊपर दिखाई देती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर देखने के लिए।
हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम पुरी जगन्नाथ भी है। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ भी शूज, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें हमें मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही जमा करनी पड़ती है। हर साल जून में यहाँ पर वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा होती है, जिसे देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से बहुत सारे भाविक यहाँ पर हर साल आते हैं। रथ यात्रा के लिए यहाँ से अभी बहुत कम समय बचा है, जिसकी वजह से नए रथ के निर्माण का कार्य बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक अवतार है और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान विष्णु अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ वास करते थे। और ये भी कहा जाता है कि चाहे कितनी भी धूप हो, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। और ये सुनकर शायद आपको अजीब लगेगा, भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों में से किसी भी मूर्ति के हाथ, पैर या पंजे बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, वो फिर कभी जानेंगे। सुबह 10 बजे ही मैं पुरी के स्टेशन पर आकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है। तो यहाँ पर ये भैया किसी के साथ फाइट कर रहे थे, पर किसके साथ पता नहीं। और यहाँ पर एक रील्स वाले भैया दिख जाते हैं, जो अपने रील्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। वैसे ही अच्छा कर रहे थे, क्योंकि पब्लिक प्लेस में ये सब करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि धूप की वजह से बाहर घूम नहीं सकते और होटल से मैंने चेकआउट किया है। तभी मुझे यहाँ पर एक साथ बहुत सारे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। पूछने पर पता चलता है कि वो किसी चोर को ढूंढ रहे थे। जैसे ही शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, तो मैं पुरी के बीच की तरफ निकल जाता हूँ, जो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर होगा। जब मैं साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहा था तब मैंने बहुत सारे बीच घूमे, लेकिन अब बहुत टाइम बाद कोई बीच पर आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बीच पर आते ही मैं वो काम करता हूँ जो बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, मैं कोई लड़की का नाम नहीं लिखने वाला, मैं तो अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। और ऐसे ही बहुत सारी जगह पर मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ। सुबह 4 बजे मैं संबलपुर स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अगले 6 घंटे में स्टेशन पर ही रुकता हूँ। और जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं हीराकुद डैम के लिए निकल जाता हूँ। हीराकुद स्टेशन पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि डैम यहाँ से अभी भी 16 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मुझे ऑटो वाले 500 रुपए मांग रहे थे। अब इसमें पैसे भी ज्यादा जा रहे थे और टाइम भी। ऐसे में मेरी रायपुर की दूसरी ट्रेन भी छूट जाती, इसके लिए मैं डैम का प्लान कैंसिल करके संबलपुर के लिए निकल जाता हूँ। काफी देर खड़े रहने के बाद में मुझे एक लिफ्ट मिल जाती है, वो भी डायरेक्ट संबलपुर के लिए। ये है प्रतीक भाई और ये एक डिजिटल मार्केटर है। अब आप लोगों को तो पता है कि ट्रैवलिंग में मेरे फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं और प्रतीक भाई का नेचर भी कुछ मेरे तरह ही होता है। बहुत ही जल्द हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इतनी अच्छी कि प्रतीक भाई मुझे सीधा उनके ऑफिस लेके जाते हैं। इनका ऑफिस काफी अच्छा था और इनकी कंपनी संबलपुर की बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। फिर प्रतीक भाई मुझे समलेश्वर माता मंदिर में लेके जाते हैं, जिनके नाम से संबलपुर का नाम पड़ा है। और साथ ही संबलपुर सिटी के बारे में बहुत कुछ बातें भी बताते हैं। यूं कहे तो प्रतीक भाई ने मुझे पूरा संबलपुर ही घुमा दिया। थैंक यू प्रतीक भाई फॉर एवरीथिंग। रायपुर में आने के बाद मैं सिटी सेंटर मॉल देखने चले जाता हूँ, लेकिन ये देखने के बाद मेरा मूड खराब हो जाता है। पर थोड़ा आगे चलता हूँ तो मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। उनसे पूछता हूँ तो पता चलता है कि मॉल का रिनोवेशन का काम तो चल रहा है, पर मॉल फिर भी खुला है। वैसे मॉल अच्छा बड़ा था और काफी सारे ब्रांडेड स्टोर्स भी यहाँ पर थे, और अपने सल्लू भाई का ब्रांड यानी बीइंग ह्यूमन, उसका भी स्टोर यहाँ पर था। फिर मैं रिलायंस फ्रेश पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर मिलती मुझे मेरे काम की चीज बिस्किट्स। मैं बिस्किट्स हमेशा मेरे साथ में कैरी करता हूँ और यहाँ पर तो मुझे अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग तरीके के बिस्किट्स मिल जाते हैं। रसगुल्ला देखता हूँ, लेकिन 45 रुपीज में ओनली 2 पीस, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आगे बढ़ता हूँ तो केक वाले सेक्शन में मुझे ये चीज दिखाई देती है। इसे मैंने पहली बार देखा था, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं इसे ले लेता हूँ। मॉल के बाहर आते ही मैं इस पैकेट को खोल देता हूँ। मैं सोच रहा था कि इसके अंदर क्या ही होगा, लेकिन ये क्रीम रोल के जैसा ही था। बस क्रीम रोल थोड़ा हार्ड होता है और ये थोड़ा सॉफ्ट था और टेस्ट में भी सेम था। ये अजीब सी चीज खाकर मैं हॉस्टल की तरफ निकल जाता हूँ। मनुष्य ही ऐसी एकमात्र प्रजाति है जिसे पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी। बाय द वे, ये मेरी सोलो ट्रिप का आखिरी दिन है और इसे यादगार बनाती है हमारी इंडियन रेलवे। वो इस तरह, आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन में अक्सर ट्रैवल करते होंगे और आपकी ट्रेन कई बार लेट भी होती होगी, लेकिन कितनी, 2-3 घंटा, 4 घंटा, हार्डली 5 घंटा। लेकिन आज की जो ये मेरी ट्रेन है, पूरे के पूरा 10 घंटा लेट होती है। ये ट्रेन इतनी ज्यादा स्लो हो गई थी कि लोग ट्रेन से उतरकर बाहर से हल्का होकर फिर से ट्रेन में आते थे। और इनको देखिए, ये मस्त मजे में बैठकर सुट्टा मार रहे हैं। फाइनली मैं रात के 10:30 बजे अपनी आखिरी डेस्टिनेशन बल्लर शाह पर उतर जाता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो जाता है। मैंने मेरे पहले सोलो ट्रिप की शुरुआत इसी जगह से की थी और आज कोइंसिडेंटली मैं उसी जगह पर आकर अपनी दूसरी सोलो ट्रिप को खत्म भी कर रहा हूँ। इसी बहाने मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है और इन यादों को और ताज़ा करने के लिए मैं उसी जगह पर खाना खाने जाता हूँ जिस जगह पर मैंने पहले खाना खाया था।